ईपीएफओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईपीएफओ से रिलेटेड सारे वीडियो जो है उसकी लिंक दी गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, सारे के सारे वीडियो हमारे फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहेंगे हमेशा। ईपीएफओ का एक क्रैश कोर्स भी चल रहा है, आप चाहे तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। जो ईपीएफओ की पीडीएफ होंगी वो पेड ग्रुप वालों को ही मिलेंगी। क्रैश कोर्स में पीडीएफ भी मिलेगी, कंप्लीट गाइडेंस भी मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, सारे डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9669606608 पे कॉल कर सकते हैं। बाकी यूपीएससी के और प्लस ईपीएफओ के पेड कोर्सेज हमारे चलते रहते हैं। इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करके रखिएगा हमको। देखिए, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से यूट्यूब में जुड़े हैं तो प्लीज हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम वाला जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम वाला चैनल और प्लस इंस्टाग्राम वाला पेज, ये इंस्टाग्राम के पेज की लिंक है, studyforcivil.services है ये। ठीक है, इसमें हम लगातार यहाँ पे ये जो होता है इस पे आप टैप करेंगे तो स्टोरी के फॉर्म में करंट अफेयर देते रहते हैं, प्लस और बहुत इंपॉर्टेंट जीके जीएस की करंट अफेयर की पिक देते रहते हैं। इसके बाद ये हाईलाइट जो है इनको जरूर फॉलो करते रहिए, यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, प्लस और भी कई सारी पोस्ट होती रहती है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये वाला फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन जो है पिक वाला अपडेट सब हम यहीं पे देते हैं। ये हमारे दोनों कॉलिंग नंबर है, आप इस पे कॉल करके अगर चाहे तो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, सब यहीं पे मिलेगा आपको फ्री। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर 7838692618। ये क्विज वाला ग्रुप है भैया, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, इसमें डेली क्विज कराते हैं हम आपके लिए। ठीक है, टॉप 50 की क्विज होती है, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी। हमारी ईपीएफओ प्रीलिम्स 2021 के लिए जो सीरीज चल रही है उसमें से सेक्शनल टेस्ट जो करंट अफेयर्स और करंट डेवलपमेंटल इश्यूज से रिलेटेड है, संदर्भित है, वो टेस्ट यहां पर हम डिस्कस करेंगे। उसमें से पहला क्वेश्चन देखेंगे और पहला क्वेश्चन जो है एनएसएफआर के बारे में है, नेट स्टेबल फंडिंग रेशो, जो पूंजी पर्याप्तता निधि, ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशो वगैरह जो आप लोग पढ़ते हैं उसी से सिंक्रोनाइज है ये आपका। बासेल नॉर्म्स वगैरह आपने पढ़ा होगा, है ना, बेसल नॉर्म्स बोलते हैं, बेसल 1, बेसल 2। ठीक है, नरसिम्हन कमेटी वगैरह पढ़ते होंगे आप लोग इंडिया के संदर्भ में, तो उसी से संदर्भित है। पहला जो स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है कि ये एक स्थिर वित्त पोषण की मात्रा के बीच का अनुपात है, मतलब रेशियो है बिटवीन द अमाउंट ऑफ स्टेबल फंडिंग अवेलेबल टू द अमाउंट ऑफ स्टेबल फंडिंग रिक्वायर्ड, ताकि फेल्योर वगैरह ना हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे वर्ल्ड में। ठीक है, 2008 का फेल्योर वगैरह आप लोगों ने देखा भी होगा। तो पहला जो है आपका स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा ये कि जो बीसीबीएस है, बासेल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, ये इसकी एग्जीक्यूटिव मेन बॉडी है, हैज इंट्रोड्यूस्ड इट टू रिड्यूस फंडिंग रिस्क। बिल्कुल ठीक बात है, 1930 ये बेसल जो है एक आपकी प्लेस है जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, उसी के नाम पर जो है ये कमेटी का नाम पड़ा हुआ है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आप लोगों को पता भी होगा कि जो टाइमलाइन है इंडिया के लिए जो था, वो भारत में बैंकों को 1 अप्रैल 2020 था, तब से 100% एसएफआर को मेंटेन करना था, लेकिन 1 अप्रैल 2020 से इसको बढ़ाया गया 1 अक्टूबर 2020 तक। क्यों? क्योंकि वहां पर कोविड-19 का इशू आ गया। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू ही पूछा गया था, तो सी इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन आईआईपी के बारे में है, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए, बताना कौन सा ट्रू है। पहला ये कि जो आईआईपी है वो मेजर करता है इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस, बिल्कुल ठीक बात है ना, भारत के संदर्भ में। दूसरा ये कि इसमें हाईएस्ट जो शेयर है इंडेक्स में आईआईपी के अंतर्गत, उसमें असाइन किया गया है माइनिंग सेक्टर को 52%, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट परसेंटेज है वो आपका किसका है, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण जो आपका क्षेत्रक है, सेक्टर जो है आपका, उसको 77.6% असाइन किया गया है। उसके बाद सेकंड रैंक में अगर आप देखेंगे तो वहां पर माइनिंग आएगा जो 14.4% है। उसके बाद 8% जो है अप्रोक्सीमेटली उसमें जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी को रखा गया है। ठीक है ना, तो यहां पर दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर आरओ जो है वो किसका सबसे अच्छा वर्णन करता है, किस जो आपकी कम्युनिकेबल जो आपकी डिसीज है ना, जो आपका इंफेक्शियस डिसीज है उसके बारे में बात किया जा रहा है ना, संक्रामक रोग के बारे में। तो पहला लिखा गया है चांसेस दैट अक्यूर्ड पर्सन बीइंग इन्फेक्टेड अगेन बाय द सेम डिसीज, ये आपका गलत है, ये वर्णन नहीं कर रहा है। दूसरा ये कि जो मिनिमम नंबर है इन्फेक्शन केसेस के रिक्वायर्ड टू अचीव द हर्ड इम्यूनिटी इन अ पॉपुलेशन, ये भी गलत है। तीसरा ये किसी बीमारी को महामारी घोषित करने के लिए आवश्यक संक्रमण जो है आपका
वो मामलों की संख्या, ये भी गलत है। लास्ट वन ये कि इट इज द एवरेज नंबर, बिल्कुल ठीक है, ऑफ सेकेंडरी इंफेक्शन की बात होती है इसमें, प्रोड्यूस्ड बाय अ टिपिकल केस ऑफ एन इंफेक्शन इन अ पॉपुलेशन वेयर एवरीवन इज सब्सेप्टेबल, है ना, मतलब हर कोई जो है वहां पर संवेदनशील होता है, बिल्कुल ठीक है, यही इसका जो है सबसे सही वर्णन है और इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आईसीजीएस वरा जो अभी रिसेंटली न्यूज में था वो क्या है, तो वो आपका ऑफशोर जो आपका पेट्रोल वेसल है, अपतटीय गश्ती जहाज, वो है आपका, तो ये आपका इसका आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल है ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। और ये अभी जो है आपका चेन्नई बंद जो आपका पोर्ट है उसमें आप देखते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के जो अंतर्गत ये ओपीवी जो श्रृंखला है ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, उसमें ये 4th नंबर का गश्ती जहाज है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन इसमें स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कौन सा ट्रू है, तो पहला ये कि जो हेपा है वो प्रोवाइड करेगा सस्टेनेबल फाइनेंशियल मॉडल केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विद्यालयों के लिए, नवोदय विद्यालय के लिए, तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, आईआईटी, आईआईएम, तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये इक्विप जो है वो विजन प्लान है 2019 से 24 तक के लिए, और ये किस तरीके किस फील्ड के लिए है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, बाय इंप्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस ओवर द नेक्स्ट 5 years, तो गलत है, एग्रीकल्चर सेक्टर से नहीं, ये आपका हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, वन ओनली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें कौन सा सही है वो बताना है। यहां आयुष मिनिस्ट्री ने जो स्टेप्स लिए उसके बारे में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि जो नेशनल आयुर्वेदा मॉर्बिडिटी कोड्स है हैव बीन लॉन्च्ड व्हिच शैल क्लासिफाई डिसीज डिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेदा, तो आयुर्वेद में वर्णित रोगों के हिसाब से वर्गीकरण किया जाएगा, बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेटमेंट। और जो दूसरा स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है उसमें आयुष ग्रिड प्रोवाइड करेगा फैसिलिटी जो कि एसोसिएटेड होंगी, संपृक्त होंगी आयुष हॉस्पिटल्स और लैबोरेटरीज, और प्रमोट करेगा ये ट्रेडिशनल हेल्थ केयर को, पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल को, क्योंकि जो आपकी अभी जो हम मेडिसिन यूज करते हैं एलोपैथी में, अगर एक रोग के लिए करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए इसको जो है प्रमोट किया जा रहा है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका आंसर आपका बोथ हो जाएगा जो कि सी में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएसआर से रिलेटेड है, जिस तरीके से आप लोग सीएसआर पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट सोशल जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसी की तर्ज पर ये आपका क्या है, साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है। पहला ये कि ये एक क्या है, इट इज अबाउट डेवलपिंग लिंकेजेस एंड बिल्डिंग सिनर्जीज बिटवीन साइंटिफिक नॉलेज कम्युनिटी एंड सोसाइटी, बिल्कुल ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट है यहां पर। दूसरा स्टेटमेंट जो है ये डीएसटी ने अभी जो है हाल में ही लॉन्च किया है रिसेंटली, और ये जो है आपका पूरे वर्ल्ड में ऐसा करने वाला भारत पहला राष्ट्र हो गया है, ठीक है ना। इट इन्वॉल्व्स 4 डिफरेंट कैटेगरीज स्टेक होल्डर्स की, इसमें बेनिफिशियरीज हैं, इंप्लीमेंटर्स हैं, एसेसर्स हैं और सपोर्टर्स भी हैं, बिल्कुल ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका आंसर जो है आपका बोथ हो जाएगा जो कि सी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट जो जारी की गई है वो किसके द्वारा, तो ये अंकटाड ने किया है, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, बिल्कुल ठीक है। और इसमें बताया गया है कि डिजिटल जो इकोनॉमी है वही जो है बहुत अच्छे से तीव्र गति से जो है वो वृद्धि करेगी, उसमें समृद्धि होगी और वही वर्ल्ड को वापस से रिवाइव करेगी, ठीक है। जब भी कोई रिसेशन आता है तो क्या होता है कि बहुत पीछे चला जाता है वर्ल्ड, है ना, ग्रोथ में रिसेशन आता है, तो अब उसमें उसी दर से आगे बढ़ पाना तो मुनासिब नहीं है, तो फिर नई टेक्नोलॉजीज में एक्सप्लोरेशन किया जाता है, जैसे अभी रोबोटिक्स है आपका, ठीक है, और हडूप टेक्नोलॉजी है, तो वही सब बात की जा रही है डिजिटल इकोनॉमी, तो बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट जो दिया गया है इसमें व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंक जो है आपका क्या है, अंकटाड, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वगैरह भाई आप लोग इसमें पढ़ते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में समाचार में जो जियो फेंसिंग था उसके क्या इम्प्लीकेशन है, एप्लीकेशन है ना, अनुप्रयोग है, तो मार्केटिंग में है, सिक्योरिटी में है, स्मार्ट अप्लायंसेस में है, मानव संसाधन में, सोशल नेटवर्किंग में, बिल्कुल सारे के सारे हैं, इसका आंसर आपका बी 1 2 3 4 5 ऑल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है वर्चुअल बाउंड्री क्रिएट करता है स्पेसिफाइड लोकेशन में इन जीपीएस, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर बी हो जाएगा जो कि बी में दिया गया 1 2 3 4 5। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आईएमपीडीएस से रिलेटेड है, ये आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन के संदर्भ में यहां पर कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला यह कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है इसको, पहला जो स्टेटमेंट लिखा गया है, तो ये तो बिल्कुल सेंस ऑफ ह्यूमर है, बिल्कुल ठीक बात है पहला। दूसरा ये कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इंट्रोड्यूस करना
पूरे व्यापक राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी किसकी, राशन कार्ड की, ताकि जो प्रवासी लोग हैं जो अपने स्टेट को छोड़ के रोजगार की तलाश में दूसरी जगह रहते हैं तो उनको भी फूड सिक्योरिटी क्या हो सके, इंश्योर हो सके, ठीक, खाद्य सुरक्षा जो है उनको उपलब्ध कराई जा सके। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तीसरा ये कि गवर्नमेंट सीक्स टू मर्ज एग्जिस्टिंग वन राशन, जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है इसके साथ, तो वो पहले से ही मर्ज है उसमें, अब नहीं किया जा रहा है उसको, तो ये गलत है जो आपका तीसरा स्टेटमेंट दिया गया, क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम जो है ऑलरेडी पार्ट है किसका, आईएम जो आपका पीडीएस सिस्टम है, ठीक है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ऊपर के दोनों स्टेटमेंट सही थे तो 1 और 2 इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में जो समाचार में सखालिन 1, तास जो आपका यूराक है और वैनकोर जो आपका ऑयल फील्ड्स है, ये न्यूज में था, ये किस कंट्री के अंतर्गत है, तो ये रशिया में है। ये नाम सखालिन से ही आप लोग सखालिन 1 से ही इसको जो है गैस कर सकते थे और इसका आंसर आपका रशिया होगा जो कि सी में दिया गया है। इसके बाद, और ये वैसे भी भारत के बहुत जो है वो हित यहां पर जो है वो उनका दोहन किया जा सकता है, हमारे वहां पर इंटरेस्ट है, ठीक है ना, एनर्जी के पर्सपेक्टिव में, तो डिप्लोमेसी में आप लोग ये सब पढ़ते होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो सोशल मोबिलिटी है, क्या है, मोबिलिटी गतिशीलता है ना, इंडेक्स है, उसके संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है, ये बताना है, ठीक है। तो एक बात क्या पता चली हमको कि जो सोशल मोबिलिटी इंडेक्स है वो कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो उसके बारे में हमको स्टेटमेंट्स बताने कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो जो पहला लिखा हुआ है यहां पर वो क्या लिखा हुआ है कि सामाजिक गतिशीलता का जो उच्च स्तर है आर्थिक विकास के लिए एक लीवर के लिए, एक इंजन के, एक कैटलिस्ट के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल ठीक है। सोशल मोबिलिटी होगी तो उससे इंटरेक्शन बढ़ता है, बिल्कुल ठीक है, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ को कैटर करता है। दूसरा, ये ओनली अ हैंडफुल ऑफ नेशंस हैव द राइट कंडीशंस टू फॉस्टर सोशल मोबिलिटी, ये भी बिल्कुल ठीक है ना, इसमें गलत बताना है, तो दोनों सही हो गए, तो ये आंसर होगा नहीं। तीसरा ये कि इट लिस्ट इंडिया एज अमंग द 5 कंट्रीज दैट स्टैंड टू गेन द मोस्ट फ्रॉम अ बेटर सोशल मोबिलिटी स्कोर, बिल्कुल ठीक बात है। और जो सबसे लास्ट लिखा हुआ है द मोस्ट सोशली मोबाइल, जो मोबाइल है ना, मोबिलिटी की बात कर रहे हैं, उसी के संदर्भ में सोसाइटीज जो है वर्ल्ड में वो कौन सी है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज वगैरह, तो ये गलत है। यूरोप और नार्डिक कंट्रीज के यहां पर जो है कंट्रीज वो जो है टॉप रैंक में, नार्डिक कंट्रीज यहां पर भी टॉप 5 में खड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा क्योंकि ये गलत था और गलत ही पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें अंतरराष्ट्रीय प्रवासी स्टॉक रिपोर्ट है, इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक रिपोर्ट 2019 है, उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना कौन सा ट्रू है स्टेटमेंट। तो जो पहला दिया गया है स्टेटमेंट कि इंडिया हैज एमर्ज्ड एज द लीडिंग कंट्री ऑफ ओरिजिन फॉर इमिग्रेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है कि भारत जो है दुनिया भर में जो प्रवासी हैं उनके लिए अग्रणी देश बनकर उभरा है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि अंतरराष्ट्रीय जो प्रवासी स्टॉक रिपोर्ट है ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, तो दूसरा वाला गलत है क्योंकि ये माइग्रेंट स्टॉक, ये जो आप देखते हैं यूएन डेसा है ना, यूएन डेसा, उसके अंतर्गत जो आपका पॉपुलेशन डिवीजन है ना, वो जो है इसको क्या करती है, रिलीज करती है इस रिपोर्ट को, ठीक है। तो यहां पर जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ओनली 1 इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ई सिगरेट के बारे में स्टेटमेंट देके कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला ये कि दे कंटेन टोबैको, तो भैया टोबैको नहीं होती, उसी का तो अल्टरनेटिव निकाल रहे हैं, एंड देयरफॉर आर रेगुलेटेड अंडर द सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003, तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, ठीक है। और ये जो एक्ट है आपका वो 2003 का ही है, ठीक है, लेकिन इसके अंतर्गत टोबैको नहीं होती तो फिर इससे इसको गवर्न भी नहीं किया जाएगा, तो पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। दूसरा ये कि ये बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस होते हैं, बैटरी से चलते हैं, जो निकोटीन से युक्त घोल होता है उसको गर्म करके एरोसोल का प्रोड्यूसन मतलब प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एरोसोल को, तो बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा स्टेटमेंट आपका ट्रू है, पहला गलत है और गलत ही पूछा था यहां पर, इसलिए ओनली 1 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रू रिंग जो रिफ्यूजीज हैं उसके बारे में है, ब्रू के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो यहां पर बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला ये कि ये ट्राइबल्स हैं हु फ्लेड फ्रॉम त्रिपुरा ड्यू टू एथनिक टेंशन एंड टुक शेल्टर इन मिजोरम रिफ्यूजी कैंप्स, तो दो गलत लिखा हुआ, बिल्कुल उल्टा। ये जो है त्रिपुरा में इन्होंने शेल्टर लिया है, ये जो लिखा हुआ है कि हु फ्लेड फ्रॉम त्रिपुरा, तो भैया त्रिपुरा से ये नहीं गए हैं जातीय तनाव के कारण, जो एथनिक आपका
क्या है, कॉन्फ्लिक्ट। तो उसके कारण ये कहां से गए हैं, मिजोरम से गए, और कहां पर शेल्टर लिया है, त्रिपुरा में। तो उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। दूसरा ये कि रिसेंटली एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट हुआ है इनके परमानेंट सेटलमेंट के लिए, तो कहां हुआ, मिजोरम में, तो गलत है, त्रिपुरा में हुआ है इनके परमानेंट सेटलमेंट और इनके वेलफेयर के लिए, कि इनके जो समस्याएं उनके लिए स्थायी समाधान किया जाए। ठीक है, तो ये जो है उल्टा लिखा गया है, बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, और रॉन्ग ही पूछा था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो बोथ हो जाएगा, क्योंकि दोनों गलत हैं। ये याद रखिएगा कि ये जो आपके रिफ्यूजी हैं, ब्रू जो रिंग रिफ्यूजीज लिखे हैं, ये ट्राइबल्स हैं जो कि आपके मिजोरम से गए हैं, एथनिक टेंशन, एथनिक जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है उसके कारण, और उन्होंने शेल्टर जो लिया है त्रिपुरा में लिया है, और त्रिपुरा में ही ऐतिहासिक समझौता हुआ है। ठीक है, जिसमें जो है इनको मतलब डिस्प्लेस्ड लोगों को 1.5 लाख रुपए घर बनाने के लिए देंगे, मुफ्त राशन देंगे, रुपए की सहायता दिया जाएगा, प्रत्येक परिवार को 2 साल के लिए प्रति माह 5,000 रुपए नगद, मतलब उनको रिवाइव करने के लिए, वापस से समाज में संपृक्त करने के लिए, मानवाधिकारों से युक्त करने के लिए, मानवाधिकार उपलब्ध कराने के लिए, एक अच्छा जीवन देने के लिए जो है एक समझौता किया गया है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, इसका आंसर आपका 1 और 2 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें यह पूछा जा रहा है कि भारत में जो टूरिज्म का आपका सेक्टर है उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, और बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है आपका वो ट्रू है। तो ट्रू बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि फॉरेन टूरिस्ट जो अराइवल्स हैं वो कंसिस्टेंटली बढ़ा है हमारे यहां 2014 से, बिल्कुल ठीक बात है, और इंडिया को 13th रैंक में रख दिया है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म रेसिप्ट्स, तो बिल्कुल ठीक बात है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि स्वदेश दर्शन स्कीम जो है वो प्रोवाइड करती है सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस, किसको, स्टेट्स को, यूटीज को, किस लिए, अवसंरचनागत विकास को, है ना, ऑफ आइडेंटिफाइड थीम बेस्ड सर्किट, है ना, बिल्कुल ठीक बात है, थीम बेस्ड, जैसे आपने बुद्धा सर्किट, रूरल सर्किट, डेजर्ट सर्किट, कृष्णा सर्किट, कोस्टल सर्किट, ये सब जो बौद्धा सर्किट, हेरिटेज सर्किट, ये सब जो आप लोगों ने पढ़ा है उसी के अंतर्गत इसको रखा गया, तो बिल्कुल ठीक बात है, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, और इसका आंसर जो है आपका बोथ हो गया C 1 और 2। ठीक है, और 2018 में आप देखेंगे तो 10.56 मिलियन FTA जो है प्राप्त हुआ भारत को, 2014 के बाद से कंसिस्टेंट रूप से बढ़ा है, लगातार सतत रूप से कंसिस्टेंटली जो है इसमें ग्रोथ देखी गई है। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, इसका 1 और 2 C हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और भारतीय अर्थव्यवस्था में कोरोना वायरस की महामारी निम्नलिखित में से किस तरीके से मंदी ला सकती है ना, मतलब क्या क्या सी ऐसी कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन है, नीचे ऑप्शंस में से हमको रिकॉग्नाइज करना है जो अपना स्लो डाउन ला सकती है, रिसेशन ला सकती है। तो बाय रेजिंग कमोडिटी प्राइस, तो भाई बढ़ेगी कैसे, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, तो पहला ही ऑप्शन जो है आप एलिमिनेट कर दीजिए, तो आपको 2, 3, 4 है ना, तो 2 और 4 दोनों में है, थर्ड आप देख लीजिए, तो बाय लोवरिंग टैक्स कलेक्शन, तो जब इनकम कम हो जाएगी तो टैक्स तो कम हो ही जाएगा, तो ये भी जो है आपका बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आपने आंसर रिकॉग्नाइज कर लिया 2, 3, 4, अब देख लीजिए कि नेगेटिवली इंपैक्ट पड़ेगा पर्यटन और परिवहन में, बिल्कुल ठीक बात है। अर्थव्यवस्था को सप्लाई शॉक भी लग सकता है, जब मैन्युफैक्चरिंग वगैरह बंद हो जाएगी, लोगों के पास इनकम नहीं होगी तो नई यूनिट्स लगाएंगे नहीं, तो सप्लाई शॉक हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। 2, 3, 4 इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो C हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इस क्वेश्चन में डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है, और इसमें जो पहला स्टेटमेंट लिखा गया है, इनको कंसीडर्ड किया जाता है फादर ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम के रूप में, तो बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, ये जो है इनके संस्थापक माने जाते हैं, है ना, फादर बोला जाता है इनको, है ना, और इनका जो अभी जन्म शताब्दी था, बर्थ जो आपका क्या था, कि जो इनका मतलब सेंचुरी, शताब्दी वर्ष था बर्थ का, उसको सेलिब्रेट करने के लिए 12 अगस्त 2019 से लेके और जो आपका 12 अगस्त 2020 को एक वार्षिक कार्यक्रम को वहां पर क्या किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, इसरो के द्वारा। ठीक है, और उसी के अंतर्गत जो है ये क्वेश्चन यहां पर फ्रेम किया गया है, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा ये कि इसरो जो है ही कंट्रीब्यूटेड इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इसरो, बिल्कुल ठीक बात है ना, इनको स्पार जो बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, जो आपका इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च है, 1962 में इन्हीं के परसुएशन से उसको बनाया गया था, वही 1969 में जाके इसरो के रूप में फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही है। दूसरा ये कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, तो इन्होंने इनके इस्टेब्लिशमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, बिल्कुल ठीक बात है। और तीसरा जो स्टेटमेंट है कि इन्हीं के सम्मान में जो चंद्रयान 2 मिशन है भारत का, उसमें जो मून
जो चंद्रयान 2 मून मिशन है उसके जो लैंडर का नाम रखा गया है वो विक्रम रखा गया है। क्या रखा गया है? विक्रम रखा गया है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। इसमें ऑल ऑफ स्टेटमेंट्स जो दिए गए हैं, ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। 1 2 3 डी में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो 2017-18 से 2019-20 के बीच या जो टेन्योर है, जो अवधि है, उसमें सेवा क्षेत्र की वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा रुझान सही है? तो इंक्रीज देन डिक्रीज गलत है। आप कंसिस्टेंटली देखेंगे तो ये आपका घटा है। फिर कोविड ने तो उसमें कर ही दिया अपना कंट्रीब्यूशन, तो लगातार कम हो रहा है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसमें आप इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे तो आप डायरेक्टली देखेंगे 8.1, फिर उसके बाद 7.5, फिर 6.9, मतलब 2019-20 कर लीजिए इसको। ये आपका क्या है? 18-19 हो गया, और ये आपका 17-18 हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करती है यूपीएससी, इसलिए इसको यहां पर रखा गया है। इसको ध्यान दीजिएगा, इसके पीछे रीजन आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और हाल ही में जो समाचार में एक शब्द आप लोग देखेंगे कि 1 डे सूनर प्रोग्राम जो आपका सुनाई दे रहा था न्यूज में, वो किससे रिलेटेड है? वो किस, जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उसको कौन सा ऑप्शन बेस्ट जो है डिस्क्राइब कर रहा है? तो पहला ये कि एन इनिशिएटिव बाय आईसीएमआर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो, जो आपका क्या है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये इनिशिएटिव लिया आईसीएमआर ने। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो गया। दूसरा ये कि कोविड-19 वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए ये क्या है? एक इनिशिएटिव है। किसके द्वारा? साइंटिस्ट के द्वारा, टू साइन अप वॉलंटियर्स फॉर ह्यूमन ट्रायल्स ऑन कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है, ह्यूमन ट्रायल्स के लिए है, ये याद रखिएगा। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो जो है बिल्कुल सही इसको डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना। ये जो है वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए ही था, ठीक है। इसके बाद जो आंसर हमको मिल ही गया कि यही वर्णन कर रहा है। इसके बाद डीआरडीओ द्वारा जो है आपातकालीन प्रतिक्रिया के रूप में वेंटिलेटर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पहल था, गलत है। लास्ट वन डब्ल्यूएचओ ने इसको 6 महीने की सीमा दी थी कि इसके भीतर कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने की एक पहल है, तो ये भी गलत है। दूसरा वाला जो है वो बिल्कुल सही डिस्क्राइब कर रहा है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एसबीएम के बारे में है, स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है उसके सेकेंड फेज के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से ट्रू है, ट्रू को बताना है। तो पहला यहां पर जो कथन दिया गया है, क्या दिया गया है कि ये जो है आपका पहला स्टेटमेंट जो यहां पर दिया गया है, आपका पहला जो स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है एसबीएम 2 जो आपके ग्रामीण का जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का सेकंड फेज है उसके संदर्भ में, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि ये वित्त पोषण जो है वो हॉरिजेंटल विभिन्न ऊर्ध्वाधर के बीच एक कन्वर्जेंस अभिसरण के एक मॉडल के आधार पर, मिशन मोड के आधार पर 2021 से 2024-25 तक के लिए लागू किया जाएगा। तो ये बिल्कुल ठीक है ना। और इसमें जो है आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है उसके दूसरे चरण में खुले में जो ओपन डिफिकेशन था उस पर जो है कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा, उसमें स्थिरता लाया जाएगा, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह भी है उसमें, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट जो है सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच जो फंड है शेयरिंग 90/10 के रेशो में होगा, तो बिल्कुल गलत है। हमेशा याद रखिए हिमालयन स्टेट्स को ज्यादा दिया जाता है तो 60-40 होता है ना, और जो यूटीज के लिए जो यहां पर वो 100% भी है, तो ये जो है स्टेटमेंट आपका गलत है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, इसका आंसर आपका ओनली 1A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में है और बताना है कि कौन सा ट्रू है आपका स्टेटमेंट यहां पर। तो जो पहला स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है कि ये भारत के सभी नागरिकों की सूची है, जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। भारत के सभी सिटीजन्स के लिए ये क्या है, एक सूची है। तो अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, दो चीजें होती हैं, एक तो ये क्या है एनपीआर है, ठीक है, और एक आपका आप लोगों ने सुना होगा जो एनआरसी है। क्या है? एनआरसी है। तो नेशनल जो आपका रजिस्टर्स है ना ऑफ सिटीजन्स का, उसमें क्या होता है सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया उसमें रखे जाते हैं। लेकिन जब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की बात की जाती है, राष्ट्रीय जो है आपका पॉपुलेशन रजिस्टर, तो इसमें क्या है आपका, इसमें जो है आपके केवल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया जो यूजुअल जो रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया होते हैं उनको रखा जाता है। इसलिए पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। दूसरा ये कि इस सूची में केवल वही शामिल है जिन्हें भारतीय नागरिक माना जाता है, तो अपने आप गलत हो गया। उसके बाद नागरिक आवश्यक दस्तावेज प्रदान करके एनपीआर के अंतर्गत जो है वो क्या किया जा सकता है, वहां पर पंजीकृत कराया जा सकता है खुद को, ठीक है ना। तो यहां पर जो लिखा गया है
कि मान लीजिए कि डेटा वगैरह यहां पर कलेक्शन होता है, तो यहां पर जो लिखा गया है कि आवश्यक दस्तावेज जो प्रदान करके, तो ये एनसी जो आपका एनआरसी है ना, उसके बारे में है ये आपका ट्रू, क्योंकि वहां पर जो है जो दस्तावेज मांगे जाते हैं अगर वो उपलब्ध नहीं कराए जाते तो फिर उनको उस लिस्ट से बाहर कर देते हैं। लेकिन एनपीआर की बात है तो इसमें सर्वेयर्स जो है हाउस होल्ड्स के पास जाते हैं, प्रत्येक घरों में जाते हैं, वहां पर जो भी उपलब्ध मिनिमम जो जानकारियां हैं वो लेके फिर उनको टैली कर लिया जाता है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो है एनपीआर बोल के और एनआरसी की बात कर रहे हैं, और एनपीआर और एनआरसी देख के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव में। तो तीनों गलत है आपके, और पूछा है सही कौन सा है, तो नन ऑफ द अबव, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कॉलिस्टिन जो है हाल ही की खबरों में देखा गया है न्यूज में, वो क्या है आपका, तो भैया एंटीबायोटिक है। क्या है, एंटीबायोटिक है। ठीक है, जो हमारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा एक आदेश में जो है इसके निर्माण, बिक्री, डिस्ट्रीब्यूशन के संदर्भ में जो है कुछ गाइडलाइंस बताई गई थी, उसी से संदर्भित है। ठीक है ना, ये बायो एक्यूमुलेशन वगैरह से संदर्भित है। ठीक है ना, तो ये जो है आपका ये एंटीबायोटिक से रिलेटेड है और इसका आंसर आपका एंटीबायोटिक हो जाएगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ये बताना है कि कौन जो है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सही वर्णन करता है किसका, विवाद से विश्वास स्कीम का। ठीक है, विवाद से विश्वास स्कीम का पहला ये कि ये जो है आपका वैकल्पिक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म के बारे में जागरूकता पैदा करने की योजना है, जो पहला लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो है देखिए, ये कंप्लीट वेवर ऑन इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी से रिलेटेड है, टैक्स पेयर से, है ना, जिनका पेंडिंग था टैक्स बाय मार्च 31। तो ये स्कीम जो है इसमें उद्देश्य क्या है, बेनिफिट देना जो टैक्स डिमांड्स से संदर्भित हो, है ना, और उनके संदर्भ में जो भी डिस्प्यूट वगैरह हुआ हो। तो पहला जो ऑप्शन है वो अपने आप गलत हो गया। दूसरा ये कि ग्राम न्यायालय को बढ़ावा देने के लिए एक योजना है। ठीक है, तो ये भी जो है नहीं इसको डिस्क्राइब कर रहा है। तीसरा ये कि स्कीम है, सेटअप किया गया है जो मीडिएशन सेंटर्स फॉर सेटलिंग ऑफ फैमिली डिस्प्यूट, तो ये दोनों एक जैसे हो गए, दोनों एक दूसरे से संदर्भित है, दोनों गलत है। लास्ट ये है, लास्ट जो स्टेटमेंट है कि इस स्कीम में सेटल किया जाएगा द ह्यूज नंबर ऑफ पेंडिंग डायरेक्ट टैक्स केसेस, तो बिल्कुल सही बात है, लंबित प्रत्यक्ष कर मामलों को निपटाने की योजना है विवाद से विश्वास, ताकि टैक्स बेस को बढ़ाया जा सके, है ना, टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमारे यहां बहुत कम है। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से रिलेटेड है, इसका जो यूज है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, किस लिए इसको यूज किया जाता है, तो पहला ये पोर्टेबिलिटी ऑफ म्यूचुअल फंड अकाउंट, नहीं, पोर्टेबिलिटी ऑफ प्रोविडेंट फंड अकाउंट, है ना, पीएफ वगैरह, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा ही स्टेटमेंट जो है इसका सही है, ये यूएएन बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है ये आपका, और 12 डिजिट का होता है ये, है ना, जो एम्प्लॉइज वगैरह को प्रोवाइड किया जाता है ना, उनके पीएफ वगैरह को प्रोवाइड कराने के लिए। तो बिल्कुल ठीक बात है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, है ना, बैंकिंग रिफॉर्म्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा पीसीए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ये हमेशा न्यूज में होता है, ये किसको संदर्भित करता है, तो पहला ये कि बीपीएल जो परिवार हैं उनकी वित्तीय और सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार, तो पहला जो है बिल्कुल गलत है। दूसरा ये कि जो लिखा गया है, जो दूसरा लिखा गया है यहां पर कि ये क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग एंड एक्सपेंडिंग एमएसएमईज इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट मेक इन इंडिया मिशन, ये भी नहीं है। और उसके बाद सस्ती दर पर किफायती मकान बनाने के लिए नवीन निर्माण प्रौद्योगिकी को अपनाना, ये भी नहीं है। लास्ट वन ये कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनमें measures suggested by the RBI to maintain the sound financial health of commercial banks, तो हमारे यहां ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, एनपीए की प्रॉब्लम, तो उसी से संदर्भित है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, एनपीए लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आई स्टेम शब्द जो हाल ही में न्यूज में आया है उसके संदर्भ में है, आई स्टेम, उसके बारे में बताना है कि ये क्या है आपका। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट लिखा गया है, एक साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग फैसिलिटी वेब पोर्टल है, बिल्कुल ठीक बात है, एक विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग सुविधाओं वाला वेब पोर्टल है आई स्टेम, है ना, आई स्टेम है, क्या है, ISTEM। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है आप लोग से, ये है ना, स्टेम सेल थेरेपी वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसको रीजनरेटिव मेडिसिन बोला जाता है, प्रमोट करने के लिए, रिपेयर, है ना, रिपेयर रिस्पॉन्स ऑफ डिसीज के लिए,
डिस्फंक्शनल और इंजुरीज के लिए जो टिश्यूज से रिलेटेड होते हैं उसमें यूज किया जाता है। स्टेम सेल वगैरह आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको आंसर मिल चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन है। ठीक है, इसके संदर्भ में हमको यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू ही बताना है हमको यहां पर। और तो जो पहला स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया है इसमें बोला जा रहा है कि ये लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है जो साइन किया गया, अडॉप्ट किया गया पार्टिसिपेशन फ्रॉम 26 नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया। तो इसमें 34 कंट्रीज हैं पहली बात तो पहला स्टेटमेंट जो है आपका वो यहीं से गलत हो जाता है। जो पहला स्टेटमेंट है वो सही नहीं है क्योंकि 31 कंट्रीज है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा ये कि ये इसका क्या जो है उद्देश्य है, तो इट इंटेंड्स टू एड्रेस द इशू ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट ऑनलाइन एंड अब्यूज ऑफ द इंटरनेट व्हाइल मेंटेनिंग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। तो बिल्कुल ठीक बात है, क्राइस्ट चर्च का जो आपका अटैक हुआ था उसी के बाद जो है इंटरनेट के दुरुपयोग से आतंकवाद चरमपंथ को बढ़ाना उससे संदर्भित है आपका। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। इसका आंसर आपका ओनली 2B हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें आइकॉन मिशन जो है पृथ्वी के आयनोस्फीयर से रिलेटेड जो मिशन स्टार्ट किया गया है वो किस एजेंसी ने हाल में ही जो है वो शुरू किया है, तो नासा ने शुरू किया है ये आपका। ठीक है, नासा ने शुरू किया है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसने लॉन्च किया है ये आपका। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर आपका नासा हो जाएगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि जो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये आपका यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स है ना, जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसके संदर्भ में WTO में विवाद वगैरह भी सुनते होंगे आप लोग। ठीक है, तो इसका आंसर आपका B हो जाएगा। ठीक है, यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है और 2020 की जो इसकी रिपोर्ट है इसमें 53 कंट्रीज में जो इंडिया की रैंकिंग है वो 40 है। क्या है? 40 है। ठीक है, याद रखिएगा 40 है 2020 की रिपोर्ट में। और 2019 में 2019 में जो 50 देशों के बीच इंडिया की रैंकिंग 36 थी। ठीक है, तो यहां पर जो है इसका आंसर आपका B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण के माध्यम से अनुसंधान उन्नति में ज्ञान भागीदारी किरण योजना निम्नलिखित में से किसकी एक पहल है? ठीक है, द नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू न्यूट्रिशन किरण स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ द DST की है ये आपकी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा किरण स्कीम इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है। तो ये आपका C हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है ये आपका। ठीक है, और जो यहां पर जो आपका ये क्या पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट देके कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू। और याद रखिएगा ये किरण स्कीम जो है वुमेन्स से रिलेटेड है, साइंस के अंतर्गत ये आपकी एक स्कीम है, तो आप ऐसे वगैरह में भी इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है। तो पहला ये, ओनली अ नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ इंडिया कैन बिकम द प्रेसिडेंट, वेयर इज इन द USA एनीवन हु इज अ सिटीजन कैन बिकम द प्रेसिडेंट। जो यहां पर दिया गया बिल्कुल गलत लिखा गया है। ठीक है ना, कि ये जो लिखा गया है उल्टा लिखा गया है कि ओनली अ नेचुरल बॉर्न सिटीजन जो है वो USA के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे पर्सन नहीं बन सकते जो एक्वायर्ड किया है, जिन्होंने वहां पर क्या सिटीजनशिप। ठीक है, और जो है 35 साल की वहां पर भी एज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका यहीं से गलत हो जाता है। ठीक है, और जहां पर इंडिया की बात आती है तो इंडियन प्रेसिडेंट सीधे सीधे आप देखेंगे है ना, आर्टिकल 52, 53 जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर सीधा लिखा गया है कि सिटीजन ऑफ इंडिया, तो जो वो सिटीजनशिप है बाय आइदर नेचुरल और एक्वायर्ड। ठीक है, इसलिए जो है पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। दूसरा ये कि USA देयर while in the USA there exists dual federation, Indian federalism at best can be described as cooperative फेडरेशन है ना, सहकारी संघवाद वगैरह की बात करें तो जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आप लोग सुनते भी होंगे उसी से संदर्भित है। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है इसका, ओनली 2, इसका आंसर आपका B हो जाएगा, जो कि B में दिया गया ओनली सेकंड। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट जो यहां पर ट्रू पूछ रहा है, पहला स्टेटमेंट जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन जो है कंसिस्टेंटली डिक्रीज हुआ है इन द लास्ट 5 ईयर्स इंडिया। कैसे हो सकता है ना, कंजम्पशन बेस्ड बास्केट है, उसमें से इंडेक्स बनाया गया, उसमें इन्फ्लेशन कम हुआ है क्या? आप लोग खुद बताइए, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो ये जो है
सीपीआई और डब्ल्यूपीआई जो है दोनों ही जो है इनस्टेबल रही है, ठीक है ना, 5 इयर्स में वोलेटाइल रही है, ठीक है। तो यहां पर कोई भी एक जनरल ट्रेंड नहीं है। वोलेटाइल मतलब ऐसा ग्राफ में देखेंगे आप तो, ठीक है ना, वोलेटाइल रहा है, ऐसा 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 वोलेटाइल बोलते हैं इसको। तो ये क्या है, जनरल ट्रेंड इसके लिए कोई भी नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, ये भारत में पिछले 5 वर्षों में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही। तो याद रखिएगा 5 वर्षों में कोई जनरल ट्रेंड नहीं रहा है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के लिए, इसलिए बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग और इसका आंसर आपका नाइदर 1 नॉट 2 हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारीच जो है वर्ड, उसको कौन जो है नीचे दिए गए ऑप्शंस में बिल्कुल सही रूप से डिफाइन कर रहा है। मारीच जो है आपका, तो ये आपका एटीडीएस है, एडवांस्ड टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम है। क्या है, उन्नत टॉर्पीडो रक्षा प्रणाली है मारीच। मारीच याद रखिएगा, डायरेक्टली पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेवी ने इसे इंडक्ट किया है अभी, ठीक है, एटीडीएस को, जिसको मारीच बोला है। ये कैपेबल है आपका फायर करने के लिए फ्रॉम ऑल फ्रंट लाइन शिप्स, है ना, सारे फ्रंट लाइन शिप से इसको लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। इसको डिजाइन और डेवलप किसने किया है, एक तो ये स्वदेशी है, डीआरडीओ ने किया है, ठीक है। और ये किस में कैपेबल है, डिटेक्ट करने के लिए, लोकेट करने के लिए, न्यूट्रलाइजिंग करने के लिए जो भी इनकमिंग टॉर्पीडोज वगैरह आते हैं, ठीक है। तो ये इतना ही जानना इसमें जरूरी है, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट आता है साइंस टेक्स्ट से और बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एटीडीएस ये आपका आंसर हो जाएगा मारीच से रिलेटेड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भारत नेपाल की जो बाउंड्री है उसमें कौन से स्टेट का जो है पार्ट नहीं है उसमें से, जो बॉर्डर शेयर नहीं करता। बिल्कुल मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका। तो पहला लिखा गया है उत्तराखंड, फिर जो में से राज्य का हिस्सा है पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें इंडिया नेपाल बॉर्डर जो है आपका, उसमें कौन कौन से पार्ट हैं जो नीचे आपके क्या दिए गए हैं स्टेट्स, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और क्या बिहार। तो आपके सारे के सारे होंगे इसमें, डी होगा। क्यों होगा, आप देखेंगे कि अगर नेपाल और इंडिया का बॉर्डर देखेंगे तो यहां पर जो काला पानी एरिया इशू था वो रिसेंटली न्यूज में था, इसलिए जो है हमको इसकी ज्योग्राफिकल जो है लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चाहे आपका उत्तराखंड हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो, सिक्किम हो, वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, तो ये सारे के सारे जो है भारत नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं, याद रखिएगा। एक बार मैप देख जाइएगा, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों को ये समझ में भी आ गया होगा, डी है आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है ना, ट्रू पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है कि रिसेंटली जो है डीएसटी ने इसको लॉन्च किया है, डेडिकेटेड मिशन है NMQTA फॉर 5 इयर्स फॉर इट्स प्रमोशन, है ना। तो बिल्कुल ठीक बात है, 2020 में जो आपकी डीएसटी है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है, उसके द्वारा लागू किया गया है 5 वर्षों के लिए। 80,000 करोड़ रुपए का इसमें बजट भी जो है वो अलॉट किया गया है, ठीक है। क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन से रिलेटेड है ये, और नेशनल मिशन है ना, इसलिए जो है इंपॉर्टेंट है आपका। नेशनल मिशन है किसके लिए, जो आपका क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है आपका। दूसरा है Y2Q समस्या क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़ी हुई है, जो दूसरा लिखा गया है इसमें, तो ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है ना। ये आपका दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है आपका। और तीसरा स्टेटमेंट जो है कि द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, जो सीडैक है, उसने डेवलप किया है इंडिया का फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर रिसेंटली, ठीक है ना। तो ये जो है आपका तीसरा स्टेटमेंट जो है ये गलत है, क्योंकि करेंटली अगर आप देखेंगे वर्तमान में, तो भारत के पास कोई क्वांटम कंप्यूटर नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो है लास्ट वाला ऑप्शन आपका गलत है, ऊपर के दोनों सही हैं आपके ऑप्शन, ओनली 1 एंड 2, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो कभी कभी न्यूज में आप सुनते हैं कि मैसेंजर रूम और लिब्रा जो शब्द है ना, लिब्रा और मैसेंजर रूम्स जो हैं वो न्यूज में आते हैं, ये किसके इनिशिएटिव्स हैं, किसके इनिशिएटिव्स हैं, तो ये आपके फेसबुक के इनिशिएटिव हैं, ठीक है। और फेसबुक के मैसेंजर जो ऐप है उसके जरिए वीडियो चैट के लिए रूम बना सकते हैं, 50 लोगों को वहां पर एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है। तो और कॉल पर कोई समय सीमा नहीं है, तो इससे रिलेटेड है। तो लिब्रा और जो आपका मैसेंजर रूम है फेसबुक का इनिशिएटिव है, याद रखिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पे पूछा जा रहा है कि हाल ही में जो एक प्रतिष्ठित यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हागिया सोफिया, क्या नाम है इसका, हागिया सोफिया जो है वो कंट्रोवर्सी में रहा है, ये साइट कहां लोकेटेड है, इस तरीके के क्वेश्चन रेगुलर पूछे जाते हैं। तो टर्की में है, टर्की में है। और तुर्की की एक अदालत ने इस्तांबुल के ये जो हागिया सोफिया है उसको जो है
संग्रहालय में परिवर्तित करने के लिए 1934 का जो गवर्नमेंट का डिसीजन था उसको अभी क्या कर दिया था, उसको स्क्रैप कर दिया था, रद्द कर दिया था। इसलिए ये जो है आपका वहां पर अंतरराष्ट्रीय चेतावनियों के बावजूद भी वहां पर जो है इस तरीके का काम किया गया है ना। तो ये जो है आपका क्या है, ये न्यूज में है, क्योंकि वहां पर जो है वैसे भी आप देखेंगे तो ये मध्य पूर्व है ना, मिडिल ईस्ट, और ये सब जो जगह हैं ये इंपॉर्टेंट है। आपका टर्की हो, आपका इजराइल हो आपका, है ना। तो ये जो है हमेशा न्यूज में रहता है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर फ्रेम होता है, इसलिए ये याद करके जाइएगा, बिल्कुल देख के जाइएगा। टर्की इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहां पर, और इसका आंसर ए है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीबी के जो उपाध्यक्ष के रूप में भारत सरकार की सिफारिश पर निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक है आपका, ठीक है ना। इंटरनेशनल रिलेशन में भी पढ़ते होंगे और इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते होंगे। तो इसका जो आंसर है अशोक लवासा है ना। एडीबी जो है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनको उसमें अपॉइंट किया गया है इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा को एज इट्स वाइस प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको रिकमेंड किया था, अशोक लवासा है। एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है वो फाउंड है, मतलब जो उसको स्थापित किया गया वो 1966 में किया गया, ठीक है ना। और इसका हेडक्वार्टर कहां है, याद रखिएगा, मनीला में है, ठीक है, मनीला में है। 67 मेंबर्स हैं इसमें, ठीक है, ओन्ड एंड फाइनेंस्ड बाय इट्स 67 मेंबर्स, ठीक है। 48 जो है डिफरेंट रीजन से आते हैं और 19 जो है आपके फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। मतलब जो है 48 इस रीजन से आते हैं एशिया वाले से, 19 जो है पूरे ग्लोब के पार्ट से आते हैं। इसके जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं वो यूएस और जापान है। अब देखिए यूएस एंड जापान है, तभी तो फिर अपना चाइना भी वहां पर जो है वो क्या बैंक लाएगा। कौन सा बैंक इसके काउंटर में चाइना ने यहां पर खोला है वो बताइएगा, स्थापित किया है, ठीक है ना। तो इसके बाद इसका आंसर अशोक लवासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही की खबरों में करण वंदना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ये, इट इज अ मास कैंपेन टू इंस्टॉल रूफटॉप इन विलेजेस इन गुजरात, बिल्कुल गलत है। और दूसरा जो है ये एक नई संकर गेहूं की किस्म है ना। करण वंदना, याद रखिए, करण वंदना जो है आपका वो क्या है, एक हाइब्रिड वीट वैरायटी है जो लॉन्च किया जा रहा है पूरे कंट्री में। इट इज ऑल्सो नोन एज DBW 187, DBW 187, ठीक है, 187। और ये जो है आपका किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ICAR जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, और जो आपका भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान है, उसने मिलकर इसको जो है वो क्या किया है, विकसित किया है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, बी में जो दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू हार्ट जो कैंपेन है यूएन के द्वारा शुरू किया गया एक इनिशिएटिव है अवेयरनेस के लिए, तो यूएन ने लॉन्च किया है। ये अभियान किससे रिलेटेड है, तो ये जो है आपका मानव तस्करी से रिलेटेड है ना, मानव तस्करी से रिलेटेड है, फाइट ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। याद रखिएगा ब्लू हार्ट कैंपेन, ब्लू हार्ट कैंपेन जो है आपका यूएन ने शुरू किया है और फाइट करने के लिए है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है, ग्लोबल अवेयरनेस रेस करने के लिए ये जो है आपका लॉन्च किया गया है, ठीक है। और जो वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस जो ऑब्जर्व किया जाता है वर्ष में, कौन सा दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, तो जुलाई 30 है, 30th ऑफ जुलाई है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन थेरेपी जो है हाल ही के न्यूज में देखा गया है, जो वो वर्ड किससे रिलेटेड है आपका, तो ये आपका कैंसर से रिलेटेड है, ठीक है ना। जो कैंसर है, प्रोटॉन थेरेपी इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। प्रोटॉन थेरेपी जो है कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, तो इसका आंसर आपका कैंसर हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वरुणास्त्र के बारे में बताना है, स्टेटमेंट कौन सा गलत है, गलत बताना है, इनकरेक्ट बताना है। वरुणास्त्र जो है आपका, तो पहला जो है कि इट इज एन इंडिजिनियसली बिल्ट हैवी वेट एंटी सबमरीन न्यूक्लियर टॉर्पीडो, तो पहला ही गलत है, क्योंकि वरुणास्त्र जो है इंडिजिनियसली बिल्ड किया गया है हैवी वेट एंटी सबमरीन इलेक्ट्रिक टॉर्पीडो है। क्या है, एंटी सबमरीन, न्यूक्लियर नहीं है, इलेक्ट्रिक टॉर्पीडो है, इलेक्ट्रिक टॉर्पीडो है। न्यूक्लियर जो हमारे यहां सबमरीन है उसका क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इंपॉर्टेंट है वो भी। तो पहला स्टेटमेंट यहां से गलत हो गया, इलेक्ट्रिक टॉर्पीडो है। दूसरा ये कि इसको जो विकसित किया है वो किसने किया है, तो नेवल साइंस और जो आपका NTSL है ना, मतलब नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी, जो आपका NTSL है, नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है आपका वो क्या है, आपका ट्रू है, और पहला गलत है और गलत पूछा गया था, इसलिए आंसर इसका ओनली 1A हो जाएगा। तो ये वेपन जो डेवलप किया गया नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी से किया गया है। ये प्रीमियर लैबोरेटरी है, किसकी है, DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की।
ठीक है ना। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और डीआरडीओ की एक प्रीमियर लेबोरेटरी है, ये भी याद रखिएगा, एनटीएसएल। तो जो है दूसरा स्टेटमेंट जो है सही है, पहला गलत है, गलत पूछा गया था, इसलिए ओनली वन ए हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसरो ने 2022 तक जो गगनयान मिशन है उसके हिस्से के रूप में मनुष्यों को जो अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई है उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है स्टेटमेंट। तो जो पहला स्टेटमेंट है ट्रू के बारे में बताना है कि इंडिया विल बिकम द थर्ड कंट्री आफ्टर रशिया एंड यूएसए टू लॉन्च ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। तो पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि फोर्थ नंबर की कंट्री है इंडिया, किसके बाद, पहले में रशिया है, देन यूएसए है, देन चाइना है, उसके बाद इंडिया है, फोर्थ होगा इंडिया, ठीक है ना। जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन को लॉन्च करने के संदर्भ में चौथा देश है भारत, पहला रशिया, दूसरा यूएस, तीसरा चाइना, चौथा इंडिया। तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, इसरो ने अभी साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एमओयू जिसको बोलते हैं आप, एमओयू, तो किसके साथ, नासा के साथ, फॉर अ शॉर्ट विजिट टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एज अ ट्रेनिंग मिशन। तो दूसरा भी गलत है। इंडिया ने जो आपका रॉस कॉस्मोस, क्या बोलते हैं, रॉस कॉस्मोस, किसकी एजेंसी लग रही है आपको, ये रशिया की है। तो रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी जो है उसके साथ साइन किया है एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ना। और ये आपका एक तरीके से प्रपत्र होता है जिसमें जो है ऑफिशियली जो साइन किया जाता है समझौते के तहत, वो है आपका। तो ये किस लिए, शॉर्ट विजिट करने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एज अ ट्रेनिंग मिशन। तो किसके साथ किया है, रशिया के साथ, रॉसकॉस्मोस के साथ। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ओनली जो यहां पर सही पूछा गया है, तो दोनों में से कोई भी सही नहीं है आपका, तो नन ऑफ द अबव डी हो जाएगा, दोनों गलत है आपका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहां पर टैक्स सागर के बारे में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से वो क्या है, सही नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, जो इनकरेक्ट है उसको हमको यहां पर क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। तो पहला ये कि ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है उसने लॉन्च किया है, कोलैबोरेशन है उसका किसके साथ, नीति आयोग के साथ। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है वही गलत है, क्योंकि ये जो है आपका, ये आपने सुना होगा DSCI, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसने जो है आपका किसके साथ, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर्स ऑफिस के साथ जो है पार्टनरशिप के साथ इसको लॉन्च किया है, किसको, टैक्स सागर को। तो दो चीजें याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। टैक्स सागर एक तरीके का रिपोजिटरी है आपकी ये, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, है ना। टेक्निकल इकोनॉमी को जो है आपके साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है आपकी, उसको बूस्ट करने के लिए। तो इसमें दो चीजों का नाम याद रखिएगा, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर्स ऑफिस, उसने पार्टनरशिप किया है DSIC, और ये DSCI है ना, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसको 2013 में जो है स्टेबल किया गया था, किस लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि हमारे यहां जो भी सिक्योर और रेजिलिएंट साइबर स्पेस आर्किटेक्चर जो है इंडिया के सिटीजन और बिजनेस के लिए, ठीक है। तो ये जो है पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा ये कि ये एक पोर्टल है जो बिल्ड करेगा सिक्योर और रेजिलिएंट साइबर स्पेस फॉर इंडिया सिटीजन एंड बिजनेस, तो ये इसके लिए नहीं है, ये रिपोजिटरी है। और ये जो है ये आपका गलत है, ये 2013 में DS जो आपका CI है, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है दूसरा। तो याद रखिएगा दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है, और यहां पर गलत ही पूछा है तो बोथ इसका आंसर हो जाएगा। दरअसल ये टेक सागर है क्या, तो ऑनलाइन पोर्टल है, इंडिया के टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी को जो है ये बताएगा, और ये बेस्ड होगा बिजनेस और रिसर्च एंटिटीज पे, ठीक है। इसमें IT इंडस्ट्रीज वगैरह भी होंगे, स्टार्टअप्स भी होंगे, है ना, सब कुछ है इसमें। तो उनके बारे में सारी की सारी जो है सुविधाएं होंगी, है ना, उनको मोबिलाइज करने के लिए है ये। इससे इसको रिलेट करिएगा और याद रखिएगा संस्था का नाम, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इससे ये पूछा जा रहा है, जो SERB है आपका, उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा क्या है जो आपका यहां पर सही है स्टेटमेंट, उसको हमको चूज करना है। तो सबसे पहले लिखा गया है जो सर्ब है, ये एक अटैच्ड बॉडी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार के अधीन जो है ये एक संलग्न संस्था है। पहला स्टेटमेंट तो ये लिखा गया है, ठीक है। और जो दूसरा लिखा गया है कि सर्ब ने अभ्यास कार्यक्रम शुरू किया है, बिल्कुल ठीक है, जिसका उद्देश्य विभिन्न विषयों और क्षेत्रों में, चयनित क्षेत्रों में अपने जो R&D से रिलेटेड जो कौशल है उसको विकसित करने के लिए यहां पर जो भी संभावनाएं देखी जा रही PG और PhD छात्रों के संदर्भ में, तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना और वो करके R&D को क्या करना, बढ़ावा देना, कहां, देश के अंतर्गत।
तो जो आप पहला स्टेटमेंट यहां पर देख रहे हैं वो क्या है कि ये जो आपकी यहां पर लिखा गया है अटैच्ड बॉडी, दरअसल ये क्या है आपकी, ये एक तरीके से स्टैच्यूरी बॉडी है। 2008 में एक एक्ट लाया गया था और एक्ट के थ्रू, उस एक्ट का नाम ही था कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट, है ना, 2008। तो उसके अंतर्गत इसको लाया गया। ये स्टैच्यूरी बॉडी है और ये है आपकी डीएसटी के अंतर्गत, है ना, स्टैच्यूरी बॉडी है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है, बाकी दूसरा बिल्कुल सही है। अभ्यास इसका एक प्रोग्राम है। दूसरा भी सुना होगा आपने, सम्मोहन है ना, जो आपका सम्मोहना बोलते हैं उसको, सम्मोहन है दूसरा। उसके दो पार्ट भी हैं आपके, ठीक है ना, उसमें संगोष्ठी भी आता है, संयोजिका भी आता है, ठीक है। और अभ्यास के अंतर्गत भी दो हैं, वर्कशॉप से रिलेटेड कार्यशाला है, रिसर्च इंटर्नशिप से रिलेटेड वृत्तिका है। तो उतना डीप में ही जाना है, नॉर्मल आपको देखना है। और दूसरा स्टेटमेंट आपका ट्रू है, पहला गलत है। तो सही पूछा था तो ओनली टू, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये पूछा जा रहा है कि स्ट्रम अटका, जो अभी रिसेंटली न्यूज में आपने वर्ड सुना होगा, वो क्या है। तो ये सीधी बात है, ये बिल्कुल बिल्कुल कंटेक्चुअल है क्वेश्चन आपका। एंटी टैंक मिसाइल है आपका, ठीक है ना, एंटी टैंक मिसाइल है ये आपका। और इसमें अभी रशिया के साथ डील हुई थी, ठीक है। तो उनका जो फ्लीट, जो MI-35 है, अटैक चॉपर्स, है ना, तो उसमें जो है इसको जो है वो क्या किया जाएगा, एम्बेडेड करने की बातें हैं, ठीक है। तो स्ट्रम अटका एंटी टैंक मिसाइल है, इसमें 200 करोड़ रुपए का अभी समझौता हुआ है, भारत ने किया है MI-35 रूस से, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो ये स्ट्रम अटका एंटी टैंक मिसाइल है आपका। तो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पूछा जा रहा है कि जो यशस्विनी प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यशस्विनी प्रोजेक्ट वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, वुमेन इंटर्नशिप से रिलेटेड है। उसके बारे में कौन सा इनकरेक्ट है उसको हमको यहां पर रिकॉग्नाइज करना। पहला ये कि इसका एम है जो वुमेन के एसएचजीज ग्रुप है उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना, सहायता प्रदान करना, समर्थन करना, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि एसएचजी शैल बी प्रोवाइडेड विथ इंटरेस्ट फ्री लोन्स एंड हैंड होल्डिंग्स फ्रॉम क्या एक्सपर्ट्स, बिल्कुल ठीक बात है। ब्याज मुक्त ऋण और विशेषज्ञों से हैंड होल्डिंग इसीलिए तो लाया जा रहा है ताकि वो अपने बिजनेस को रन कर पाए। तो उनको शुरू में कुछ ना कुछ तरीके की तो क्या देनी पड़ेगी, रियायतें देनी पड़ेंगी, उसी से संदर्भित। तीसरा ये कि इसे अखिल भारतीय स्तर पे लॉन्च किया गया है, पैन इंडिया लेवल पे, बिल्कुल गलत है। ये गोवा स्पेसिफिक है, गोवा स्टेट में इसको लॉन्च किया गया है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है आपका। चौथा स्टेटमेंट है ऋण की अवधि जो होगी 5 वर्ष होगी। इसमें 5 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा की गई है, ठीक है, और इसकी जो अवधि है वो 5 वर्ष है। गोवा से रिलेटेड है, याद रखिएगा। तीसरा स्टेटमेंट गलत है इसका, और गलत ही पूछा था तो आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और यहां पर जो स्टेटमेंट है जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है, इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल, उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है यहां पर, है ना, ट्रू बताना है। पहला ये, इट वॉज फॉर्म्ड बाय नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विथ 5 सेंट्रल एशियन जो आपके कंट्रीज हैं, पहला लिखा गया है आपका, ठीक है। और जो दूसरा लिखा गया है इसमें, ठीक है, क्या इसमें ये लिख दिए है कि नीति आयोग ने कोलैबोरेशन किया है यहां पर, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहीं से गलत हो गया, ये नीति आयोग ने नहीं किया है, ये फिक्की ने किया है। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो आपका फिक्की है उसने किया है। 5 जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं आपकी, कौन कौन सी की, KKTTU, क्या है ये, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, इनके साथ किया गया है। दरअसल हमारे उनसे व्यापारिक संबंध है, ये जयशंकर जी का जो है स्टेटमेंट भी था कि हमारे उनसे बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध होने के बाद भी जो है लगातार जो है हमारा जो व्यापारिक अधिशेष वहां से आ रहा है वो यथोचित नहीं है, सिंक्रोनाइज नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है, तो उसको बूस्ट करने की जरूरत है ना। जैसे हम लोग भी एक्सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के अंतर्गत उनको, ठीक है। तो वो जो है उस संदर्भ में जो है वहां पर व्यापार बढ़ाने के लिए जो है इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल की बात की गई है, ठीक है। तो ये फिक्की ने किया है और उसके बारे में वहां पर स्टेटमेंट जो है जयशंकर जी का भी है, ठीक है ना। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा ये कि इट टॉक्स अबाउट सेटिंग अप एयर कॉरिडोर्स बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशियन जो आपके नेशंस हैं टू बूस्ट ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंगेजमेंट। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका वो ट्रू है, ठीक है, और पहला स्टेटमेंट जो है आपका
वो गलत है। ये देखिए, ये जो आपका एयर कॉरिडोर्स है, जैसे आपके पेरिशेबल जो भी आइटम्स होते हैं, पेरिशेबल मतलब जैसे दूध है ना, दूध से बने प्रोडक्ट है, सब्जी है, जो जल्दी आपके खराब हो जाएंगे, जिनके लिए कोल्ड स्टोरेज वगैरह की व्यवस्था करनी पड़ती, फिर भी वो खराब हो जाएंगे, है ना, तो पेरिशेबल फूड्स बोला जाता है। तो उनको जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचाया जाए, इसलिए एयर कॉरिडोर्स की बात की गई। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, इसका आंसर आपका बी ओनली 2 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर टेम्पलेट्स वर्ड जो अभी आपने न्यूज में देखा होगा, वो किससे रिलेटेड है उसके बारे में बताना है। तो एक पहला लिखा गया है, ये एक प्रोग्राम है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, हाउ न्यू स्टार्स आर बॉर्न, पहला लिखा गया है, ठीक है ना। और जो दूसरा लिखा गया है कि नासा का मिशन है टू स्टडी द ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स ऑफ जुपिटर, बिल्कुल गलत है। और फिर तीसरा लिखा है ऑब्जर्व और अंडरस्टैंड यूनिवर्स, ये भी गलत है। और जो चौथा लिखा गया है कि ये एक संचार प्रणाली पर जो सोलर फ्लेयर होता है आपका, है ना, सौर ज्वाला बोलते हैं, चमक नहीं है वो, उसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए कार्यक्रम। तो जो आपके न्यू स्टार्स जैसे बॉर्न होते हैं, उनको, उनके बारे में वो जो प्रोसेस होती है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए लॉन्च जो किया है आपके, वो किसने किया है? ये नासा का है, पहले तो ये याद रखिएगा। और इसमें जो है न्यू स्टार्स के जो आपके बॉर्न को देखा जाएगा, वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, क्या नाम है? जेम्स वेब, जो आपका स्पेस टेलीस्कोप होगा, उससे देखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये नासा का है प्रोग्राम, और न्यू स्टार्स कैसे बॉर्न होते हैं उसको देखने के लिए है ये आपका टेम्पलेट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन के बारे में क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यूएएन से रिलेटेड है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से, इसमें पहला जो स्टेटमेंट है इसमें बताना यह है कि कौन सा ट्रू है स्टेटमेंट, कि ये 16 डिजिट नंबर होता है जो अलॉट किया जाता है एम्प्लॉइज को। तो ये गलत है, ये 12 डिजिट नंबर होता है, ठीक है। ये जो पीएफ के लिए होता है ना, जो पीएफ मेंबर्स होते हैं ईपीएफओ के द्वारा दिया जाता है, ये है ना, ये खुद से भी जो है इसमें जनरेट किया जा सकता है ना, ये जो आपका यूएएन है, ठीक है। कोई भी जो इंडिविजुअल है वो अपनी आइडेंटिटी जैसे आधार वगैरह को यूज करके, ठीक है, अपना जो है यूएएन को जनरेट कर सकता है, ठीक है। अगर उन्हें ये जो यूएएन नंबर है अगर नहीं प्रोवाइड किया गया है, अलॉट नहीं किया गया है, ठीक है, तो वो जो है खुद भी लॉगिन करके जो यूनिफाइड पोर्टल है आपका epfindia.gov.in में, वहां पर जो है जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा ये कि ये सिर्फ एम्प्लॉयर्स की रिक्वेस्ट पे जो है अलॉट किया जाता है ईपीएफओ के द्वारा, तो ये गलत है, खुद भी जनरेट किया जा सकता है। और तीसरा स्टेटमेंट है इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन जॉब्स, तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये नौकरियों में बदलाव के साथ जो है बदलता नहीं है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। नौकरियों में अगर चेंज हो रहा है तो ये बदलेगा नहीं, ये आपका जो है एक ही रहेगा हमेशा, यूनिवर्सल है एक तरीके से, ठीक है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, और इसमें से जो है जो भी वो बेनिफिट्स उनको गेन करना है, इसलिए ऐसी व्यवस्था सरकार ने किया है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट ऊपर के गलत है, तीसरा सही है, तो ओनली थर्ड इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसके बारे में स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कि कौन सा ट्रू है। तो पहला जो स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया है, ये नागरिकों के सभी वर्गों के लिए खुला हुआ है। देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, ये प्रोवाइड करने के लिए है किसको? जो ओल्ड एज सिक्योरिटी देना था सिटीजन्स को, है ना, कि भैया जब वो एल्डरली हो जाएंगे तो वल्नरेबल ग्रुप्स में हम उनको भी काउंट करते हैं, क्योंकि डिपेंडेबल हो जाते हैं, वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, है ना, बच्चा और वृद्ध ये दोनों डिपेंडेंट ही तो हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, ये सारे सेक्शंस के सिटीजन्स के लिए जो है ये ओपन है। दूसरा ये कि इसमें जो इंप्लीमेंट करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए जो बॉडी है वो ईपीएफओ इन्होंने लिखा, बिल्कुल गलत है। ये जो है आपका, इसको जो है आपका कौन जो इसको रेगुलेट करेगी और कौन जो है इसको इंप्लीमेंट करेगी, तो ये पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसी ने जो है एक ट्रस्ट भी बनाया है, आप लोगों ने सुना होगा, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, ठीक है। वही जो है इसके अंतर्गत जो इसकी जो भी एसेट है वो उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड ऑनर है, कौन? एनपीएसटी, उसको स्टैब्लिश किसने किया था? पीएफआरडीए ने ही, ठीक है। तो ये जो है स्कीम जो है रेगुलेट की जा रही है पीएफआरडीए के द्वारा, ये याद रखेगा, सिंपल है बिल्कुल। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पहले की ही योजना जो जननी सुरक्षा योजना वगैरह आप लोग पढ़ते होंगे, तो उसी का कंटिन्यूएशन है। तो इसके बारे में यहां पर स्टेटमेंट देखिए, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है, ये बताना है। पहला स्टेटमेंट जो है कि ये जो आपकी स्कीम है ये कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम है, किसके लिए?
प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग, जो आपकी लैक्टेटिंग है ना, जो स्तनपान कराती हैं महिलाएं, तो उनके लिए है ये सशर्त नगद हस्तांतरण योजना। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें किश्तों में पैसा मिलता है ना, कि डिलीवरी कराने जाएंगे, जो प्री नटाल चेकअप है ना, फिर एंटी नटाल केयर है, तो वो सब चीजों में वो किस्त में पैसे दिए जाते हैं, वो कैश ट्रांसफर। बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये कि ये नगद प्रोत्साहन के मामले में मजदूरी के नुकसान के लिए आंशिक मुआवजा है ना, वेजेस जो लॉस होता है इन टर्म्स ऑफ कैश इंसेंटिव यहां पर प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो वुमेन है कैन एडिक्वेट रेस्ट ओनली, देखिए पंक्चुएशन, आफ्टर डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट लिविंग चाइल्ड। तो भैया डिलीवरी के टाइम पे भी, मतलब जो बर्थ जब देंगी, जब भी उनकी डिलीवरी होगी, तो उससे पहले भी और उसके बाद भी उनको केयर की आवश्यकता होती है। तो ओनली आफ्टर डिलीवरी नहीं है, बिफोर डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी दोनों है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा ये कि ये रिसीव करती है कैश बेनिफिट 6003 इंस्टॉलमेंट्स में, किश्तों में, ऑन फुलफिलिंग द रिस्पेक्टिव कंडीशंस। तो बिल्कुल ठीक बात है। जो तीसरा स्टेटमेंट है आपका, देखिए यहां पर क्या है कि पूरा करने पे 3 किश्तों में जो है वो 6000 रुपए यहां पर बताया जा रहा है कि मिलती है। तो याद रखिएगा, इसमें जो आपका मातृवंदना योजना है, इसमें 5000 का प्रोविजन है ना। ये रिसीव करती है कैश बेनिफिट कितना, 5000, 3 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। और इसके बाद जो मैं आपको बता रहा था जननी सुरक्षा योजना, उसमें 6000 रुपए का प्रावधान था, ठीक है ना। तो ये जो है तीसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है, 5000 का है मातृवंदना योजना में। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट और इसका आंसर आपका ओनली 1A हो जाएगा। ये योजनाएं हैं, इनको देख जाइएगा, इतना कॉम्प्रिहेंसिव इसलिए बनाया गया है ताकि कोई भी चीज मिस ना हो यहां पर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना से रिलेटेड है और यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि इसको जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, इन्होंने लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो बताइए कैसे होगा ये, यहां पर जो आएगा आपका क्या आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और ये अगस्त 2016 से 2016 से जो है ऑपरेशनल है। तो पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया आपका। उसके बाद दूसरा जो स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो पे करेगी इंटायर जो एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन होता है 20%, ठीक है ना, और एडमिसिबल जो भी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ है ना, ईपीएफ में जो प्रोविडेंट फंड बोलते हैं आप, और एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम फॉर ऑल एलिजिबल न्यू एम्प्लॉइज फॉर ऑल सेक्टर फॉर 3 इयर्स, जो दूसरा स्टेटमेंट लिखा गया। तो बिल्कुल ठीक बात है। देखिए किसी भी चीज को जैसे इंसेंटिवाइज अगर गवर्नमेंट कर रही है तो वो वहां पर क्या चाहती है, वहां पर ग्रोथ चाहती है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये पुरानी स्कीम भी आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है ना। इसमें जो है एलिजिबल कौन है, तो सारे जो एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर्ड होते हैं ईपीएफओ के साथ, वो सब इसमें एलिजिबल होते हैं, ठीक है। वो अप्लाई कर सकते हैं अवेल करने के लिए बेनिफिट अंडर द स्कीम प्रोजेक्ट टू द सर्टेन कंडीशंस। इसमें अर्निंग वेजेस जो है वो लेस देन आपका क्या होना चाहिए, लेस देन क्या होना चाहिए आपका 15,000, ठीक है ना, 15,000 से कम होना चाहिए जिनकी वेजेस, उनके लिए है ये आपका, ठीक है। इसके बाद ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मान सम्मान जो आपकी क्या है, जो मानधन योजना है, ये मान सम्मान यहां पर लिख गया, मानधन योजना है, बहुत फेमस है। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है ये आपकी, ठीक है। इसके बारे में स्टेटमेंट देके पूछा जा रहा है कि कौन सा ट्रू है आपका स्टेटमेंट। तो पहला ये कि ये जो आपकी योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये वॉलेंटरी है और कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए। बिल्कुल ठीक बात है, उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं अवेल होती है, इसलिए ही ये प्रोविजन किया गया है। फॉर एंट्री एज जो है इसमें वो 18 to 50 है, जिनकी इनकम जो है 15,000 या उससे कम है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि अंडर द स्कीम मिनिमम पेंशन इज ऑफ ₹3,000 पर मंथ शैल बी पेड, ठीक है ना। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट आपका यहां पर लिखा गया है, तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया है कि न्यूनतम पेंशन जो है 3000 जो है पेड किया जाएगा, ये कंडीशनल है दरअसल, इसलिए ये तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। कि इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी जो व्यक्ति है जो इसमें इनरोल होता है वो अपने कंट्रीब्यूशन को कंसिस्टेंट करे 60 इयर्स की एज तक, तब जाकर 3000 जो है वहां पर मंथली जो है मिनिमम पेंशन का जो है प्रावधान किया गया है ना, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है, याद रखिएगा। तीसरा जो है ये बात सही है कि 3000 मिलेगा, लेकिन उसको 60 इयर्स तक जो है कंटिन्यूअसली कंट्रीब्यूशन जो है अपना करना पड़ेगा। तीसरा ये कि पीएफआरडीए जो है विल बी द फंड मैनेजर एंड विल आल्सो बी द सर्विस प्रोवाइडर फॉर
पेंशन। क्या लिखा है? पेंशन। ठीक है ना। तो ये जो है आपका तीसरा स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या है? गलत है, क्योंकि ये LIC का है। ठीक है। तो दूसरा जो स्टेटमेंट था वो आप देख रहे हैं कि अंडर द स्कीम मिनिमम पेंशन ऑफ ₹3000 पर मंथ शैल बी पेड। बिल्कुल ठीक है, कंडीशनल है, 60 ईयर्स तक जो है कंट्रीब्यूशन करना है, इसलिए सही है। देखिए यहां पर गलत लगा दिया है मैंने, तो ये आप देख लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन जो है आपके समझ में आ गया, वो आपका जो है क्या है? क्रक्स है। ठीक है कि पहला स्टेटमेंट यहां का बिल्कुल ठीक है। 18 टू 40 ईयर्स जो है एनरोलमेंट की है, जिनकी इनकम 15,000 से कम होगी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है। इस स्कीम के अंतर्गत अगर 60 ईयर्स की एज तक कोई कंटिन्यूअसली जो कंट्रीब्यूशन करेगा तो मिनिमम 3000 पर मंथ उसको पेड किया जाएगा, है ना। ठीक है। और जो तीसरा लिखा गया है कि इसको रेगुलेट और फंड मैनेजर कौन है, तो PFRD है, तो भैया LIC है। क्या है? LIC। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी ऊपर के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। इसका आंसर आपका C 1 और 2 ओनली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसे PM केयर जो फंड है उसके बारे में बात की जा रही है और बताया जा रहा है। स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा गलत है। तो पहला ये कि ये जो है आपका सेटअप किया गया है एज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है। सिटीजन्स के असिस्टेंस के लिए, रिलीफ के लिए, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, जो आपातकालीन परिस्थिति है, कोविड में देख रहे हैं आप, तो उसी के कारण जो है इसको सेटअप किया गया। तो पहला स्टेटमेंट सही है, सही है, और ये पूछा गलत है, तो पहले को तो आप एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि सही है, पूछा गलत है, बचे 2। ठीक है। अब 2 देख लेंगे आप तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। दूसरा जो है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है इज द चेयरमैन ऑफ दिस ट्रस्ट, यहीं से गलत हो गया। PM केयर्स की इसका नाम ही है, तो उसके जो चेयरमैन होंगे PM होंगे कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, तो दूसरा स्टेटमेंट यहीं से गलत हो गया। और इसके जो अन्य सदस्यों में जो है वो आपके डिफेंस मिनिस्टर भी हैं और होम मिनिस्टर भी हैं। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, डिफेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है और फाइनेंस मिनिस्टर है, और अध्यक्ष प्रधानमंत्री। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है यहां पर, क्योंकि अध्यक्ष वित्त मंत्री लिख दिए, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। और गलत ही पूछा हुआ है, तो अब गलत पूछा हुआ है और सिर्फ 2 ही बचा ही है हमारे पास, तो आंसर तो आपको वैसे भी मिल गया, है ना। इस ट्रिक से भी हमको अपने एग्जाम हॉल में बहुत सारे क्वेश्चंस को कैटर करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहां पर स्टेटमेंट है कि फंड एम्स टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ स्क्रीनिंग किट्स, मास्क, पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स एंड अदर मेडिकल इक्विपमेंट्स। बिल्कुल ठीक बात है, इन सब चीजों के लिए है। इट ऑल्सो फॉल्स अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक बात है। ठीक है। इसके बाद जो लास्ट आपका स्टेटमेंट है कि इट एक्सेप्ट्स माइक्रो डोनेशन एज लो एज ऑफ ₹100 इन द PM केयर्स फंड। तो ऐसा नहीं है भैया, लोग उससे भी जो है छोटे भी माइक्रो जो भी आपके फंड होंगे वो भी यहां पर एक्सेप्टेबल है। तो दूसरा और पांचवा स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं यहां पर। तो इसका आंसर आपका 2 और 5 हो जाएगा, जो कि B में दिया गया है, पहले ही रिकॉग्नाइज कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के संदर्भ में यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। क्या है? सही है, वो बताना है हमको यहां पर। ठीक है। तो पहला ये कि ये पेंशन स्कीम है, यहीं से गलत कर दिए। ये इंश्योरेंस स्कीम है ना, हेल्थ वर्कर्स के लिए जो फाइट कर रहे हैं कोविड-19 के अंतर्गत गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और हेल्थ केयर सेंटर्स में। तो पहला स्टेटमेंट यहां से गलत हो गया, इंश्योरेंस है। ठीक है। तो पहला आपका गलत हो गया। ठीक है। दूसरा ये कि सही पूछा है, अब पहला गलत हो गया तो आंसर तो वैसे भी मिल गया ना। आप देखिए ऊपर के सभी 1 2 3 1 2, आपका आंसर कोई नहीं हो गया। ठीक है। तो दूसरा जो है PM गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 6 महीनों में 8 करोड़ परिवारों को जो गरीब है ना, BPL वाले, उनको मुफ्त में गैस सिलेंडर। तो यहां पर 3 मंथ्स का है। कितना? 8 करोड़ परिवार को वहां पर जो है कवर किया जा रहा है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन 3 मंथ्स का वहां पर प्रावधान है, ना कि अगले 6 महीने का। तो दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया। तीसरा, यहां वेज अर्नर जिनकी जो भी अर्निंग है 15,000 के बिलो है ना, और उनका जो बिजनेस है हैविंग लेस देन 100 वर्कर्स वुड बेनिफिट 24% ऑफ देयर मंथली वेजेस इनटू देयर PF अकाउंट्स फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। तो मैंने बोला 3 मंथ का यहां पर प्रावधान किया गया है, गैस सिलेंडर हो और इसमें दोनों में। लास्ट वन जो लिखा है, मनरेगा वेजेस वुड बी इंक्रीज्ड बाय 20% विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। तो 20 रुपीस का वहां पर इंक्रीमेंट किया गया है। ठीक है ना, कितना? 20 रुपीस का। तो 20% नहीं है, 20 रुपीस है। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। और पूछा था सही कौन सा है, तो कोई नहीं है भैया, और जो कोई नहीं है पहले ही हमने देख लिया, इसका आंसर जो डी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में है और बताना है कि उसके बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट। पहला ये कि इसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव के संदर्भ में ही क्वेश्चन है। रिड्यूस करना आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑफ
पुअर पीपल। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ये जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं आपकी, है ना, इंटरनेशनल जो भी आप लैंसेट वगैरह की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें यही बताया जाता है कि ये सबसे बड़ा, उसी को जो है कम करने के लिए, ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने के लिए इसको लाया गया है। अब इसके साइड इफेक्ट्स अलग देखे जा रहे हैं। कोविड में बहुत सारे केस स्टडीज आपको देखने को मिल रही होंगी। ये लोग, आप ये जो चीजें होती हैं आप लोग इसको माइक्रो लेवल पे जो है इसको देखिए, है ना, एनालिसिस करने के लिए बहुत फायदेमंद है ये। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका यहां से बिल्कुल ठीक है ना, कि रिड्यूस आउट करने के लिए पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑफ पुअर पीपल, पहला स्टेटमेंट ट्रू। दूसरा, गरीब परिवारों की भलाई पर ध्यान देना, तो ठीक है। वेलनेस फैमिली, ठीक है, फैमिलीज के लिए जो पुअर फैमिलीज है, टू प्रोवाइड द मेडिकल बेनिफिट्स टू पुअर फैमिलीज, भैया इसीलिए है। लास्ट वन, इस्टेब्लिश करने के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एट द नियरेस्ट डिस्टेंस सो दैट पेशेंट डू नॉट हैव टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस, ताकि लंबी दूरी रोगियों को ना तय करनी पड़े, तो उनकी पहुंच, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, वही सब चीजें हैं ये। तो ऑल जो भी यहां पर ऑल सारे के सारे जितने स्टेटमेंट्स हैं, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उससे पूछा जा रहा है पीएम मुद्रा योजना के संदर्भ में स्टेटमेंट देके कि कौन सा जो स्टेटमेंट है आपका वो यहां पर क्या है, सही की बात करें। तो पहला ये प्रमोट करना है एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द न्यू जनरेशन, एस्पायरिंग यूथ, बिल्कुल ठीक बात है ना। इसमें कैटेगरी भी है, ठीक है, जैसे किशोर है, शिशु है, तरुण है ना, शिशु, किशोर और तरुण, ठीक है। तो शिशु के लिए जो लोन से 50,000 का, किशोरों के लिए जो 50,000 से 5 लाख की बेल्ट है, और फिर जो आपका तरुण के लिए है, तरुण के लिए 5 लाख से 10 लाख की बेल्ट है, ठीक है। तो लोन्स गिविंग अंडर तरुण इज लेस देन किशोर कैटेगरी, तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है गलत हो गया 2, ठीक है। तीसरा, ये मुद्रा कार्ड जो है वो कैसा कार्ड है, क्रेडिट कार्ड नहीं भैया, डेबिट कार्ड है ना, अगेंस्ट द मुद्रा लोन अकाउंट फॉर वर्किंग कैपिटल पोर्शन ऑफ द लोन, तो ये गलत है, ये डेबिट कार्ड है ना कि क्रेडिट कार्ड है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट आपका यहां से गलत हो गया। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, इसका आंसर आपका 1 ओनली ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर पोर्टल संतुष्टि की बात की जा रही है और उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये न्यूज में था, इसको लॉन्च किसने किया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका कंटेक्चुअल पार्ट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने, जो लेबर और श्रम और रोजगार मंत्रालय है, उसने लॉन्च किया है इसको, ठीक है, 2020 जनवरी में। और ये पोर्टल एड्रेस करेगा किसको, डिलीवरी किसकी, पब्लिक सर्विसेज की, उसकी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, स्कीम्स और पॉलिसीज को ग्रास रूट लेवल पे, ठीक है ना। तो इसलिए जो है इसको क्या किया गया है, ये एक तरीके का मॉनिटरिंग सेल है ना, ये सब इसको जो है इंश्योर करने के लिए किया गया है। आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निर्वीक योजना से रिलेटेड है, और निर्वीक योजना जो है बहुत ज्यादा न्यूज में भी था, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम है ये आपकी, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस किया गया है इसको, और इनहेंस करने के लिए, क्या करने के लिए, अवेलेबिलिटी एंड ईज द लेंडिंग प्रोसेस को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके कंटेक्स्ट में, ठीक है ना। ये इंश्योरेंस कवर करता है, इसमें गारंटी दी जाती है, कवर लगभग 90% का है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का, ठीक है ना। इसमें प्री एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट दोनों है। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम है, निर्वीक स्कीम, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इससे पूछा गया है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है 2020 के, उसके रेफरेंस में स्टेटमेंट देखे कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो पहला, ये वर्ल्ड बैंक इसको पब्लिश करता है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा, ये इंडिया हैज रजिस्टर्ड अ कंसिस्टेंट इंक्रीज इन लास्ट फ्यू इयर्स, बिल्कुल ठीक बात है, लगातार जो है यहां पर इंडिया ने अपनी रैंकिंग को सुधारा है। इस बार 63rd है, आप लोगों को पता है ना, तो 77 थी 2019 में, 20 में 63rd हो गई है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, लगातार जो है यहां पर सुधार देखा जा रहा है। लास्ट वन, ये रिपोर्ट इंक्लूड्स ऑल मेगा सिटीज इन इट्स मेजरमेंट ऑफ रैंकिंग, नहीं, अभी जो है यहां पर कोलकाता और बेंगलुरु को, है ना, जो है यहां पर इंक्लूड करने की बात की जा रही, बिसाइड्स दिल्ली एंड मुंबई, ठीक है। तो यहां पर सभी लिख दिया, ऑल मेगा सिटीज, तो वो गलत लिखा है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जो आपके 4 केंद्रीय श्रम कानूनों में जो मौजूद केंद्रीय श्रम कानून के प्रावधान है, उनको ईज करने के लिए, है ना, उनको इंटीग्रेट करने के लिए, उनको रैशनल बनाने के लिए काम किया गया। ये 4 श्रम कोड कौन कौन से हैं, निम्नलिखित हैं, उनको हमको यहां पर चयन करके बताना है, ठीक है। तो पहला जो लिखा गया है इसमें, लेबर कोड ऑन वेजेस, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, इंडस्ट्रियल रिलेशन पे लेबर कोड। तीसरा, लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर। लास्ट वन, लेबर कोड ऑन
ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। तो लास्ट वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। इसमें ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर जो हो जाएगा, ऊपर के सभी हैं इसमें, ठीक है ना। इसमें आप लोगों को सारी चीजें पता होंगी, है ना। आप लोग एक बार देख जाइएगा और जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो पीडीएफ है सोशल सिक्योरिटी का, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें सामाजिक सुरक्षा जो आपका कोड है सोशल सिक्योरिटी पे 2019 का, उसके बारे में स्टेटमेंट्स देके पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है यहां पर वो ट्रू है, ये बताना है हमको। तो पहला स्टेटमेंट है कि ये कोड जो है मर्ज किया गया है 8 जो आपके एग्जिस्टिंग लेबर लॉज है, इंक्लूडिंग एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 और जो आपका ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 का और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है 1961 का। बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बिल में क्या देखा जा रहा है, तो सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित किया गया है एंड टैप द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड टू ऑफर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स मेडिकल पेंशन डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट्स वाया द एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेटमेंट भी ठीक है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया है, ठीक है ना। देख जाइएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें श्रम सुविधा पोर्टल की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो बताना है कि क्या क्या है। तो पहला ये कि यूनिक लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर यहां पर अलॉट किया जाएगा टू यूनिट्स टू फैसिलिटेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद फाइलिंग जो है ना, उसमें सेल्फ सर्टिफिकेशन की बात है और सिंप्लीफाइड सिंगल ऑनलाइन रिटर्न की बात है बाय द इंडस्ट्री इंस्टेड ऑफ फाइलिंग सेपरेट रिटर्न्स, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद यहां पर 72 आवर्स के अंतर्गत कंप्यूटरीकृत निरीक्षण रिपोर्ट की बात की गई है श्रम निरीक्षकों के द्वारा। लेबर इंस्पेक्टर, तो बताइए यहां से करप्शन जो डायरेक्टली जब इंटरेक्शन होता था ऑफिसर्स का, तो वहां पर प्रोन होता है ना, वहां पे चांसेस ज्यादा होते हैं करप्शन के, ठीक है। तो वो जो है उसको भी एड्रेस कर पाएंगे। तीसरा भी बिल्कुल ठीक है। लास्ट वन, टाइमली एंड इफेक्टिव रेड्रेसल ऑफ द ग्रीवांसेस, जो भी आपका शिकायत निवारण तंत्र है, तो अब वो और भी टाइमली हो सकेगा, तो बिल्कुल ठीक है। लास्ट जो आपका यहां पर दिया गया है स्टेटमेंट, वो भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव जो इसका आंसर हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो देखिए हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेशन में समस्या आती है, टेक्निकलिटी में, तो उपन्यास है ना, टेक्निकल जो भी लैंग्वेज होती है आपका, जो भी टर्म्स आती है वहां पर हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो नोवल कोरोना वायरस के बारे में यहां पर स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका यहां पर ट्रू है। तो जो पहला आपका स्टेटमेंट है यहां पर, ये पहली बार डिटेक्ट किया गया वुहान चाइना में, तो ये बहुत हाईलाइटेड है, इसको देख के जाइएगा। पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा ये ट्रांसमिट हो सकता है थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग, तो वायरस है भैया, बिल्कुल हो सकता है। इसके बाद इट कॉजेज इलनेस रेंजिंग फ्रॉम द कॉमन कोल्ड टू मोर सीवर रेस्पिरेटरी इलनेस, ठीक है। तो अभी तो अब डेल्टा वेरिएंट की बात हो रही है ना, कि वो भी जो है यहां पर डिटेक्ट हुआ है ना इंडिया में। तो ये आप देख के जाइएगा, यहां से क्वेश्चन आने की वैसे भी बहुत ज्यादा संभावना है। तो ऑल ऑफ द अबव तीनों स्टेटमेंट आपके ट्रू है और इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव डी हो जाएगा। अगर पहली बार देखा जाए तो आप देखेंगे कि पहली बार जो डिटेक्ट किया गया था, जो नोवेल कोरोना वायरस जिसको नाम दिया गया है, ये आपका वुहान चाइना से रिलेटेड है और ये 1960s में ही देखा गया था, है ना। ये सार्स ग्रुप का जो है, सार्स फैमिली का है वायरस, ये याद रखिएगा। तो ऑल ऑफ द अबव है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोपोथ जो है वर्ड जो आपने सुना होगा, ये शब्द है, डायरेक्टली ये क्वेश्चंस आते हैं कि ये जो वर्ड है रिसेंटली न्यूज, ये 2015-16 के बाद यूपीएससी ने ये नया ट्रेंड चालू किया है, ठीक है। तो एरोकोथ जो है वो न्यूज में था, वो किससे रिलेटेड है, तो ये आपका कूपर बेल्ट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, कूपर बेल्ट से रिलेटेड है, ठीक है। और ये जो है आपका सोलर सिस्टम के अंतर्गत है ना, ये आपको पता होगा। और ये जो है डिस्कवर्ड किया गया इन 2014 है, ये 2014 है। न्यू होराइजन्स जो आपका नासा का प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत हबल स्पेस टेलीस्कोप से नासा ने लॉन्च किया था न्यू होराइजन्स मिशन। कब, जनवरी 2006 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। जनवरी 2006 में लॉन्च किया था जो आपका न्यू होराइजन मिशन है, ठीक है। तो ये जो है कूपर बेल्ट से रिलेटेड है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन से जो रिलेटेड है। तो पहला ये ट्रू पूछ रहा है इसमें। तो पहला जो ये है कि वॉलेंट्री और कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है,
ठीक है ना। तो बिल्कुल ठीक बात है भैया, वॉलेंटरी और कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब कॉन्ट्रीब्यूटरी ही है ये, तो आप बाइंडिंग तो बना नहीं सकते। पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा ये कि इनरोलमेंट टू द स्कीम इज डन थ्रू द कॉमन सर्विस सेंटर। ठीक है, तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी ठीक है ना, कॉमन सर्विस सेंटर बनाया ही इसीलिए गया है। तीसरा ये कि जो इसमें ट्रेडर्स हैं जिनका एज ग्रुप 18 से 50 है, उनको जो है एनुअल टर्नओवर जो है उनका एक्सीड नहीं होना चाहिए 1.5 करोड़ से। हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ ईपीएफओ, ईएसआईसी, एनपीएस, पीएम जो आपका श्रम योगी मानधन योजना है ना, एन इनकम टैक्स पेयर कैन ज्वाइन द स्कीम। तो ये बात ये है कि अगर कहीं और से उनको वो सोशल सिक्योरिटी गेन कर पा रहे हैं तो फिर वो इस पे नहीं हो पाएंगे। ये बिल्कुल सारी चीजें सही है। यहाँ पर जो एज है, जो यहाँ पर एज का बैंड दिया गया है वो 18 to 40 है ना, मैक्सिमम जगह आप लोग देखते होंगे। तो 18 to 40 है और इसमें 18 to 50 दिया है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत है। ऊपर के दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, सही पूछा गया था, इसके लिए आंसर आपका इसलिए 1 और 2 हो जाएगा जो कि सी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर जो बात कर रहे हैं किसके लिए, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है ना, सीटीबीटी, एनपीटी, ये सब आप लोग पढ़ते होंगे और उसी के संदर्भ में ये भी एक क्वेश्चन है आपका, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। उनके बारे में यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला ये प्रोहिबिट करता है एंटायर रेंज ऑफ एक्टिविटी रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग एंड यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि ऑल द 9 कंट्रीज पॉजेसिंग है ना, जो आपका परमाणु हथियार रखने वाले जो सभी 9 देश हैं उन्होंने संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है, ये भी बिल्कुल ठीक है। जो दूसरा स्टेटमेंट है सभी ने इसमें साइन नहीं किया है, ठीक है ना। तो इसमें 9 कंट्रीज को जनरली रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसमें कौन कौन आते हैं, यूएस है आपका है ना, रशिया है आपका, नॉर्थ कोरिया है आपका, चाइना है, फ्रांस है, इंडिया है, ठीक है, इजराइल है। तो इसमें जो है सबके सब ने तो साइन किया नहीं है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। तो ये जो है इसमें इजराइल जो है और उत्तर कोरिया है ना, ये वार्ता में अनुपस्थित थे, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो दोनों ने साइन नहीं किया है। तो जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। जो इसमें क्या पूछा गया है, सही पूछा गया है इसमें। तो जो दूसरा है कि डिड नॉट साइन द ट्रीटी, सारे के सारे कंट्रीज ने नहीं किया है, तो ये भी सही हो गया और पहला भी सही हो गया। ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी बोलने में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो उसको कंसीडर करिएगा, क्योंकि क्या है कि एक्सप्लेनेशन सही होगा, है ना। यहां पर उस चीज को ध्यान देने लायक है कि यहां पर सभी कंट्रीज ने साइन नहीं किया। इजराइल और नॉर्थ कोरिया को तो याद ही रखिएगा, ठीक है ना, शत्रु राष्ट्र की संज्ञा भी दी जाती है, इसलिए उसको है ना, दुष्ट राष्ट्र की किसको, जो आपका अमेरिका ने दे रखा है नॉर्थ कोरिया को, है ना। हमेशा आप सुनते भी होंगे वहां के स्टेटमेंट्स की, म्योंग जोंग के। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और इसका आंसर आपका बोथ हो जाएगा सी 1 और 2 ओनली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहां पर वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है हाल ही में समाचार में देखा गया है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका वीपो जो है, कार्नेल यूनिवर्सिटी इनसीड जो है आपका, एंड द यूएन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा जो है इसको क्या किया गया है, पब्लिश किया गया है। ये 12वां एडिशन है ना, 2019 में, ये याद रखिएगा। और भारत सरकार ने भी नई दिल्ली में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो जारी किया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग जो है 52 है, लास्ट ईयर जो है 57 था, तो इसमें 52 रैंक है, तो इसमें सुधार हुआ है, ये याद रखें। 5 पॉइंट्स का जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है उसमें भारत की रैंकिंग 52nd हो गई। इसको कौन क्या करता है, इसको पब्लिश करता है, ये याद रखिएगा, सी है इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आकर्षक प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है, विथ रेफरेंस टू द इमर्सिव टेक्नोलॉजीज, है ना। यहां पर स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट है वर्चुअल रियलिटी इमर्सेस यूजर्स इन अ फुल आर्टिफिशियल डिजिटल एनवायरमेंट। पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, इन ऑगमेंटेड रियलिटी फिजिकल एंड डिजिटल ऑब्जेक्ट्स को एग्जिस्ट एंड इंटरैक्ट इन रियल टाइम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो दूसरा स्टेटमेंट है वो यहां पर गलत है। इसमें आप देखेंगे तो मिक्स्ड रियलिटी होती है, ठीक है ना, मिक्स्ड रियलिटी होती है यहां पर, ठीक है। जो यहां पर इन ऑगमेंटेड रियलिटी इज एन एडवांस फॉर्म ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी वेयर फिजिकल एंड डिजिटल ऑब्जेक्ट्स को एग्जिस्ट सहअस्तित्व एंड इंटरैक्ट इन रियल टाइम इमर्सिव टेक्नोलॉजीज, है ना। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ओनली 1A हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अभी जो चिंता से मुक्ति ऐप लॉन्च किया गया है रिसेंटली, वो किसके द्वारा किया गया है? एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, ठीक है, उसने इसको लॉन्च किया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये जो है यहाँ पर उमंग मंच भी जो है, उस पर भी जो है ये उपलब्ध होता है ना, उसके मतलब जो भी जानकारियां हैं, पात्रता है, दावा की स्थिति वगैरह है, उसको देखने के लिए, ठीक है ना, मोबाइल्स वगैरह से उसको एक्सेस किया जा सकता है। तो चिंता से मुक्ति ऐप जो है वो एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। कंटेक्चुअल क्वेश्चंस में जितना मतलब टाइम आपका सेव किया जा सके उतना ही है, बाकी ऑप्शंस पढ़ने का, रीड करने का मतलब नहीं है यहाँ पर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्सरा रिएक्टर के बारे में है, बताना है कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट। तो जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, इट वाज द फर्स्ट रिसर्च रिएक्टर इन एशिया। पहला जो है आपका जो ये स्टेटमेंट यू लिखते हैं, इसको आपने देखा भी होगा, ठीक है, तो ऐसे लिखा जाता है। रिसर्च रिएक्टर्स आर द बैकबोन है न्यूक्लियर प्रोग्राम का। ये होमी जहांगीर, जो आपके डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे, उन्होंने बोला था, इनको फादर बोला जाता है इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का, है ना, ये अर्ली 50s की बात है। और वहीं पर जो है अप्सरा जो है पहला रिसर्च रिएक्टर स्थापित किया गया था एशिया में, ठीक है ना, ट्रॉम्बे कैंपस में है ये आपका, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आप लोगों ने सुना होगा, अगस्त 1956 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है ना। इसके बाद 2009 में जो है इसको जो है रिएक्टर को शट डाउन भी किया गया। तो ये जो है इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा, ये अप्सरा अपग्रेडेड इज एन इंडिजिनियसली मेड रिसर्च रिएक्टर ऑफ हायर कैपेसिटी दैट विल प्रोड्यूस रेडियो आइसोटोप्स फॉर मेडिकल एप्लीकेशन, बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है आपका, पहला स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। इसका आंसर आपका सी 1 और 2 हो जाएगा। याद रखिए कि जो मतलब करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत एनालिसिस की स्कोप नहीं होता है, वो लगभग फैक्चुअल होता है, लेकिन हम उसको मेंस में कैसे यूज करते हैं एनालिसिस में, इन तथ्यों को पकड़ के फिर हम घटना का विश्लेषण करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर सबका विश्वास स्कीम जो है उसके बारे में स्टेटमेंट है, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहां पर ट्रू है, किससे रिलेटेड है, इसको बताना है। तो पहला ये है कि ये पहला इंस्टॉल करना है कॉन्फिडेंस इन द माइनॉरिटीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, तो पहला वाला ही स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट जो है, रिजॉल्व करने के लिए सारे डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू रस्ट-वाइज सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज एक्ट्स विच आर नाउ सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी, बिल्कुल ठीक बात है, इसी से रिलेटेड है ये आपका, ठीक है। और इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे सर्विस टैक्स है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, तो उनसे जो भी विवाद आपके लंबित है, पेंडिंग, तो उनको निपटाने के लिए है ना, उनके उद्देश्य घोषित किया गया है। और अब ये सब जो है जीएसटी के अंतर्गत आते हैं, है ना, ये आप लोगों को पता होगा। तो दूसरा ही स्टेटमेंट इसका जो है इससे रिलेटेड है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है उसके बारे में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो आपका प्रोग्राम है उसके बारे में स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा ट्रू है। तो जो पहला स्टेटमेंट है इसमें, इट इज अ मेजर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, जो पहला लिखा गया है ना, मेजर जो है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी ये प्रोग्राम है, बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये एमएसएमई के द्वारा जो है इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जो आपका माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की मिनिस्ट्री है 2008 और 9 से। तो पहला स्टेटमेंट यहीं से गलत हो गया, इसको एलिमिनेट कर दीजिए आप। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि नेशनल लेवल जो आपका केवीआईसी है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, वो इसकी नोडल एजेंसी है। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक बात है। और इस तरीके के जो भी एमएसएमई से रिलेटेड चीजें देखेंगे, वहां पर जो है नोडल एजेंसी के रूप में केवीआईसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, काफी जगह आप देखते होंगे। दूसरा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तीसरा ये कि इसका एम क्या है, तो जनरेट करना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो भी आपकी ट्रेडिशनल कारीगर है ना, और बेरोजगार युवा है ना, यंग है, जो आपके डेमोग्राफिक डिविडेंड वगैरह जो है आपका उसी से रिलेटेड है, तो उनकी मदद करके जो गैर कृषि क्षेत्र है वहां पर जो है एमएसएमईज के अंतर्गत इंडस्ट्री के लिए जो है एस्टैब्लिशमेंट के लिए उनको फैसिलिटेट करना, स्वरोजगार के लिए, है ना, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए वहां पर क्या करना, अवसर को उपलब्ध कराना, सृजन करना उनका, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक बात है। राष्ट्रीय स्तर पे केवीआईसी हो जाएगा, राज्य स्तर पर राज्य केवीआईसी निदेशालय हो जाएगा। उसके बाद आपने राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड भी देखा होगा, जिला उद्योग केंद्र भी देखा होगा, है ना, तो वो सब जो है इसके अंतर्गत आएंगे, कार्यान्वयन के अंतर्गत, ठीक है। तो ये जो है आपका यहां पर जो लास्ट स्टेटमेंट है वो आपका क्या हो गया, इस योजना का जो आपका उद्देश्य बताया गया है
इसको ध्यान से देखने की जरूरत है कि यहां पर सिर्फ एक ही कैच है, पूरा स्टेटमेंट ये ट्रू है। इसमें जो एक चीज यहां पर लिखी गई है कि ये मीडियम एंटरप्राइजेस को स्टैब्लिश करने के लिए, तो यहां पर माइक्रो की बात की गई है ना, सूक्ष्म जो उद्योग है उनको लगाने के लिए बात की गई है, मीडियम की बात नहीं है, इसलिए गलत है। बाकी पूरा स्टेटमेंट सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट ओनली जो है इसका वो ओनली सेकंड राइट हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक ना, ध्यान से देखने की जरूरत है। बिल्कुल यूपीएससी ऐसी छोटी छोटी जगह में जो है हमको कंफ्यूज करता है एग्जाम में, यही जो है खासियत भी है यूपीएससी की और वही खूबसूरती भी है उस क्वेश्चन की, कि जरा सा आप जो है वहां पर सावधानी आपके दिमाग से हटी, अलर्टनेस हटी कि वहां पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा भले ही हम पढ़ के गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर 5G नेटवर्क से रिलेटेड यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं। बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है यहां पर ट्रू है। तो जो पहला स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया है कि 5G जो है पीक नेटवर्क डेटा स्पीड्स है आर एक्सपेक्टेड टू बी इन द रेंज ऑफ 6 to 7 मेगाबिट पर सेकेंड, जो लिखा गया है पहला। तो 2 to 20 गीगाबिट्स है, ये है ना, गीगाबिट्स की बात की जा रही है यहां पर, है ना। मेगाबिट्स पे एमबी तो चल ही रहे हैं, जीबी की बात हो रही है, आपने देखा होगा। तो पहला स्टेटमेंट यहीं से गलत हो गया, इसी को एलिमिनेट कर दीजिए, वैसे भी आंसर मिल जाता 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट वन जो है ये एक्सपेक्टेड है टू फॉर्म द बैकबोन ऑफ आईओटी, इट इज एक्सपेक्टेड टू फॉर्म द बैकबोन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो उससे रिलेटेड तो होगा ही, बिल्कुल ठीक बात है। जो दूसरा आपका स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ठीक है, तो तीसरा जो स्टेटमेंट है कि द कमिटी वाज सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एजे पॉलराज, है ना, जो आपके पॉलराज है, टू सजेस्ट रोड मैप फॉर 5G एडॉप्शन। जो ये स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है, और ये कमेटी की जो बात है इसको याद रखिएगा, कमेटी के बारे में ये डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एजे जो आपके पॉलराज है ना, जो आपका एजे पॉलराज है, उनकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई है, जो 5G को हम किस तरीके से अडेप्ट करेंगे उसके लिए रोड मैप के लिए वो वहां पर सजेस्ट करेंगे, है ना। एजे पॉलराज जो आपकी क्या है, कमेटी है। ठीक है, एजे पॉलराज। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 2 and 3 हमने पहले ही देख लिया है। और ये जो कमेटी थी सेटअप की गई थी कब, 2017 में। 2017 में, ज्यादा डीप में हम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए इतना ज्यादा डिस्कशन हम कर भी नहीं रहे हैं यहां पर। ठीक है, और जो सबमिटेड जिसमें जितनी मतलब जरूरत है उतना ही डिस्कशन किया जाएगा यहां पर। ठीक है, इसके बाद इसने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट की थी 2018 में 24 अगस्त को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फूर्ति जो स्कीम है वो किससे रिलेटेड है। तो ये आपका रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इसका आप देखेंगे स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, है ना। तो ये जो है उसका फुल फॉर्म ही है स्फूर्ति का, तो रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभी जो हाल में ही कॉन्स्टिट्यूशनल हुए हैं उसमें से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट्स यहां फ्रेम किए गए, कौन सा स्टेटमेंट्स आपका यहां पर रॉन्ग है वो बताना है हमको। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट यहां पर क्या है रॉन्ग है वो बताना है हमको। तो देखिए यहां पर किसकी किसकी बात है। पहला लिखा है 101st जो आपका अमेंडमेंट है वो किससे रिलेटेड है, ये बता रहे हैं एनसीबीसी से, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो भैया जीएसटी से क्या होगा, तो पहला ही गलत हो गया आपका। दूसरा ये 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है जीएसटी से रिलेटेड है, तो उल्टा लिख दिया है दोनों ये। ठीक है, उसके बाद 103rd जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो किससे रिलेटेड है, एक्सचेंज ऑफ इंक्लेव टेरिटरी विथ बांग्लादेश एंड कन्फर्मेंट ऑफ सिटीजनशिप राइट्स द रेसिडेंट्स ऑफ इंक्लेव्स। तो जो इंक्लेव्स का आदान प्रदान हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में, तो वो याद रखिएगा वो आपका 100th नंबर का 100वें नंबर का संविधान संशोधन। तीसरा भी गलत है। चौथा 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो 10% रिजर्वेशन की बात करते हैं, जो ईडब्ल्यूएस की बात है। तो भैया ये भी गलत है आपका, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की जो आपकी बात हुई है वो किस अमेंडमेंट से हुई बताइए, 103rd है वो आपका। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि जो यहां पर लिखा गया है नेक्स्ट वन कि 104th नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये तो आपका रिलेटेड है, एक्सटेंड करना है रिजर्वेशन एससी और एसटी के लिए, लोकसभा और लेजिस्लेटिव बॉडीज के लिए। तो ये स्टेटमेंट बस बिल्कुल ठीक है इसका, बाकी चारों गलत है। तो 4, 3, 2, 1 यहां पर सी में दिया गया है, इसलिए सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत ही चूज करना था। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, 104th जो है एससी एसटी के जो रिजर्वेशन की बात है, लोकसभा और लेजिस्लेटिव जो आपकी असेंबली है उनमें जो है आरक्षण को बढ़ाने से संदर्भित है। 100th नंबर का जो था वो इंडिया और बांग्लादेश में जो इंक्लेव्स को जो मतलब आदान प्रदान किया गया था उससे संदर्भित है आपका, है ना। और 101st जो अमेंडमेंट है 101वां वो जीएसटी से रिलेटेड है आपका। 102nd जो आपका है वो किससे रिलेटेड है, एनसीबीसी, जब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। और 103rd नंबर का जो है वो आपका ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है।
ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहां पर भारत ने हाल में ही विटनेस प्रोटेक्शन योजना बनाई है। देखिए ये गवर्नेंस के अंतर्गत जो है बहुत सालों से ये टॉपिक चल रहा है ना, विसल ब्लोवर और जो भी आपका विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है उसके बारे में है। तो इंडिया गेट्स फर्स्ट विटनेस प्रोटेक्शन संरक्षण है ये स्कीम रिसेंटली बाय लिखा गया है यहां पर। तो भैया किसके द्वारा है? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया है ड्राफ्ट जो आपका विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है, उसी के बारे में ये क्वेश्चन है। जस्टिस जो मालिमथ आपका मालिमथ है ना, मालिमथ बोलते हैं, मालिमथ जो भी आप लोग उसको प्रोनाउंसिएशन करते हो, मालिमथ कमेटी बनी थी 2003 में, उसने और आपका जो लॉ कमीशन है 2006 का, उसने भी रिकमेंड किया था कि भैया सेपरेट विटनेस प्रोटेक्शन लॉ बनाने की जरूरत है, लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं गवाही देने के लिए। ये सब आप लोगों को पता होगा। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाधान पोर्टल जो है रिसेंटली न्यूज में है, वो किससे रिलेटेड है आपका समाधान जो है? तो सॉल्विंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो समाधान है स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर मॉनिटरिंग एंड डिस्पोजल हैंडलिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है उसको किस तरीके से मॉनिटर किया जाए, है ना, और किस तरीके से डिस्पोज किया जाए, हैंडल किया जाए ऑनलाइन, तो उसके लिए एक आपका एप्लीकेशन है। तो सॉल्विंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट उससे रिलेटेड है, ये आपका वेब पोर्टल है। इसके स्टेक होल्डर्स में गवर्नमेंट है, इंडस्ट्री है, लेबर है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जो है किस राज्य को नया उच्च न्यायालय मिला है? ठीक है, तो ये आप लोगों को पता है, आंध्र प्रदेश अमरावती। क्या है? आंध्र प्रदेश का अमरावती। और तेलंगाना के लिए जो है हैदराबाद से ही जो है वहां से हाई कोर्ट का जो है काम चलेगा, है ना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश ने नया हाई कोर्ट जो है वो प्राप्त किया है अमरावती के रूप में, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, यहां पर पूछा जा रहा है भारत नेट परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट, और आज से नहीं काफी दिनों से है ये आपका, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में स्टेटमेंट है और बताना है कि कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है यहां पर। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि इसका उद्देश्य क्या है कि सभी ग्रामीण परिवारों को 100 एमबीपीएस तक की सस्ती ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को प्रदान करना, है ना, ये बोला जा रहा है इसमें। तो ये 100 एमबीपीएस नहीं भैया, 20 एमबीपीएस, 1 एमबीपीएस तो पहले प्रोवाइड कर दीजिए, लेकिन इसका एम अच्छा है। तो 20 जो है एमबीपीएस तक की सस्ती ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने की जो एक योजना है, 2017 तक एक स्केलेबल नेटवर्क स्थापित करने की योजना थी, 2017 तक, 22 तो ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। तो ये जो है भारत नेट का विजन ये था आपका कि 2 एमबीपीएस है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, यहां से इसको एलिमिनेट कर दीजिए आप फर्स्ट को। दूसरा जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट को एलिमिनेट कर दिया हमने, कि ये जो फंडेड है किसके द्वारा है? तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा, बिल्कुल सही बात है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से इसको फंडिंग की जा रही है। दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा सही हो गया आपका, ठीक है। तीसरा जो है बीएसएनएल है वो क्या कर रही है? हैंडलिंग द रोल आउट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क अंडर द क्या जो आपका प्रोजेक्ट है। अब यहां पर देखिए ये जो लिखा गया है, तीसरा जो स्टेटमेंट है कि बीएसएनएल जो है इसको रोल आउट को जो है वो इसके अंतर्गत जो है हैंडल कर रहा है। तो ये गलत है, बीबीएनएल है, एसपीवी की तरह, जो आपका स्पेशल व्हीकल जैसे कोई भी जो है नया प्रोजेक्ट होता है तो उसमें हम देखते हैं ना पायलट बेसिस पे, तो वही है। तो बीबीएनएल जो है आपका वो इसको मैनेज कर रहा है, ठीक है ना। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल है, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड है। ये जो है टेलीकॉम मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो है हैंडलिंग कर रहा है रोल आउट जो भी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है। और यहां पर जो 100 एमबीपीएस लिखा गया, ये याद रखेगा अगर स्टेटमेंट बन जाता है कि ये जो अपना नेशनल जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर भारत नेट प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत सभी जो पंचायतें हैं उनको 100 एमबीपीएस की स्पीड प्रदान करने की जो है बात की गई है इस योजना के अंतर्गत, है ना। बहुत ही बड़ी योजना है, महत्वाकांक्षी है। अभी तो अच्छे मतलब जगह हम लोग के मोबाइल में ही नेटवर्क नहीं आता है, आप लोग देखते हैं, तो अच्छी योजना है, देखिए कब तक पूर्ण हो जाती है ये आपकी। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है वो भी गलत है आपका, पहला स्टेटमेंट भी गलत है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है आपका, थर्ड भी गलत है, ओनली सेकंड स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा ट्रू है आपका स्टेटमेंट। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि इट इन्वॉल्व साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द रेंज ऑफ ओनली 1 to 10 नैनोमीटर, तो 1 to 100 नैनोमीटर तक के ऑब्जेक्ट्स को इसमें लिया जाता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा जो है एक परमाणु जो आपका बल माइक्रोस्कोप है उसका उपयोग भौतिक सतह पर नैनो स्केल विवरण की छवियों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू जनरेट इमेजेस ऑफ नैनो स्केल डिटेल्स ऑन अ फिजिकल सरफेस, जो दूसरा यहां पर स्टेटमेंट लिखा गया है। तो ये बिल्कुल ठीक है आपका दूसरा स्टेटमेंट,
ठीक है। और ये जो आइडिया है नैनो टेक्नोलॉजी का वॉज बॉर्न इन 1959, जब आपके एक फिजिस्ट है, उनका नाम आपने सुना होगा, रिचर्ड फ्रेनमैन, है ना, उनके द्वारा जो है इस विचार पर जो है शुरुआत होती है। ठीक है। फिर ये जो शब्द है 1974 में टोक्यो साइंस यूनिवर्सिटी के नोरियो टोनिगुची द्वारा रेडी किया गया था। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और 1 से 100 नैनोमीटर तक जो है यहां पर देखा जाता है, यहां से 1 से 10 लिखा था, इसलिए स्टेटमेंट गलत था। ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, इसका आंसर आपका ओनली टू बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है, उसके बारे में स्टेटमेंट जो है कौन सा ट्रू है ये हमको बताना है। पहला स्टेटमेंट जो है इंप्लीमेंटिंग जो इसकी एजेंसी है वो बोल रहे हैं कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ है, बिल्कुल गलत है। इसकी जो आपकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है ईएसआईसी है, जो आपकी एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस जो आपका कॉर्पोरेशन है ना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो है वो इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा ये कि ये अनएम्प्लॉयड जो भी लोग हैं, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इंश्योरेंस है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका गलत है और इसका जो आंसर हो जाएगा वो ओनली 2 हो जाएगा, जो बी में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि क्रीमी लेयर का जो आपका कॉन्सेप्ट है, इसका जो जेनेसिस है इंदिरा साहनी वाले केस में 1992 में है, जो पहला स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया। तो ठीक है, पहला स्टेटमेंट ठीक है। 1992 में जो है वहां पर इंदिरा साहनी का जो केस है आपका, वहां पर जो क्रीमी लेयर की डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, अभी उसमें जो एक्सटेंशन भी आया। पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा ये कि जो वर्तमान में क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया है वो एप्लीकेबल है अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी के लिए और एससी एसटीज के लिए रिजर्वेशन के संदर्भ में, जो दूसरा स्टेटमेंट है। तो ये गलत है आपका, जो दूसरा स्टेटमेंट है ना, जो ये क्राइटेरिया होगा वो सिर्फ आपका अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, एससी एसटी के लिए नहीं है, ओबीसी के लिए है भैया। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, इसी को आप एलिमिनेट कर दीजिए, तो वैसे भी आंसर मिल जाता आपको सी 1 और 3 ओनली। तीसरा जो है कॉन्सिक्वेंशियल जो है आपकी सीनियरिटी, इसका जो है अर्थ बताया गया है यहां पर कि इसका अर्थ क्या है, परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप किसी वरिष्ठ पद पर उन्नयन और सामान्य नियमों के माध्यम से नहीं, है ना। तो बिल्कुल ठीक है, ये जो नॉर्मल सा डेफिनेशन बेस्ड है आपका। तो फर्स्ट एंड थर्ड इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर उमंग ऐप के लिए जो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ये बताना है हमको यहां। तो यहां पर जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है ये उमंग ऐप के बारे में, उसमें बताया जा रहा है कि ये भारत सरकार का एकीकृत है ना, यूनिफाइड है, इंटीग्रेटेड है, सेफ है, मल्टी चैनल, मल्टी प्लेटफॉर्म, मल्टीलिंगुअल, मल्टी सर्विस मोबाइल ऐप है, जो कि एक उच्च बैक एंड प्लेटफॉर्म के द्वारा ऑपरेशनल है। ठीक है। और ये उच्च प्रभाव वाली सेवाओं तक पहुंच जो है प्रदान करता है। बिल्कुल ठीक बात है, जो पहला आपका स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है यहां पर। दूसरा ये कि ऑनली सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है वो लिस्टेड है इस मोबाइल ऐप के अंतर्गत, गलत है। स्टेट और सेंट्रल दोनों की सर्विसेज जो है गवर्नमेंट की वो यहां पर लिस्टेड है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, इसका आंसर आपका ओनली 1 ए हो जाएगा। ठीक है ना। ये लॉन्च किया गया था 2017 में, है ना, गुड गवर्नेंस वगैरह में आप लोग पढ़ते होंगे। तो ये जो है आपका अभी न्यूज में था, क्योंकि 7 जो सर्विसेज हैं वो होस्टेड की गई हैं, है ना, होस्ट की गई हैं आईएमडी की वेबसाइट में, जो ऑन बोर्ड है किसमें, उमंग में, है ना। जैसे करंट वेदर है, सिटी फोरकास्ट है, रेनफॉल है, टूरिज्म फोरकास्ट है, साइक्लोन है, वार्निंग्स वगैरह है ना। तो ये सब जो है उसमें, इसलिए ये आपका न्यूज में था, इसलिए इस क्वेश्चन को यहां पर रखा गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि इंडियन जो आपकी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में यहां पर क्या है स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये आर्टिकल 300A में गया है, 44th अमेंडमेंट से इसको हटाया गया है ना। तो पहले आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही था, है ना। 31B भी आप लोग देखते होंगे। तो जो संपत्ति का अधिकार है वो अब क्या है, विधिक अधिकार है। तो पहला स्टेटमेंट यहीं से गलत हो गया आपका, जो आपका गलत है ना। पहला संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लिखा है, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, पहला आपका गलत हो गया। दूसरा जो है आपका स्टेटमेंट वहां पर लिखा गया राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट, है ना, जो दूसरा लिखा गया है। तो भैया ये जो है आपका, तो यहां पर जो पहला स्टेटमेंट चंद्रयान 2 के बारे में दिया गया, बताना कौन सा ट्रू है। तो ये भारत का लूनर ऑर्बिटर लैंडर रोवर मिशन है, बिल्कुल ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट है आपका।
वो आपका ट्रू है। दूसरा ये है कि नेम ऑफ द लैंडर वाज प्रज्ञान, और तीसरा ये कि नेम ऑफ द रोवर वाज विक्रम। तो जो लैंडर है उसका नाम विक्रम है और जो रोवर है उसका नाम प्रज्ञान है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। विक्रम जो है विक्रम साराभाई जी के नाम पे है, इसका नाम रखा गया है लैंडर का, और जो रोवर है आपका उसका नाम प्रज्ञान है। तो दोनों स्टेटमेंट उल्टे लिखे गए हैं, इसलिए 2 और 3 जो है वो गलत हो गया। 2 और 3 को आप एलिमिनेट करिए, 1 आपका सही है। लास्ट वन जो है कि लैंडर रोवर जो है आपका इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है, इसको वाज सपोज्ड टू हार्ड लैंडिंग, ये सॉफ्ट लैंड में वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी नियर साउथ पोल पे मून में, अबाउट 600 किलोमीटर ऑफ द मून। तो ये यहां पर जो हार्ड लैंडिंग है ये गलत लिखा गया है, सॉफ्ट लैंडिंग है ये आपका, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट और चौथा स्टेटमेंट भी आपका गलत है। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी जो सिस्टम है उसमें जो सुधार हुए हैं 2019-20 में, वो किस तरीके के सुधारों को इकोनॉमिक सर्वे में जो है हाईलाइट किया गया है, ठीक है ना, उसके बारे में ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो पहला जो है आपका ई वे बिल बिल्कुल है। दूसरा जो है आपका यहां पर लिखा गया है कि जो आपके छोटे टैक्स पेयर्स हैं, फ्री अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड टू स्मॉल टैक्स पेयर्स, बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि कंप्लायंस रेटिंग जो है, स्कोर जो है टैक्स पेयर्स का, वो अवेलेबल होना चाहिए पब्लिक डोमेन में, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो एक्नॉलेजमेंट है ना, कंट्रीब्यूशन का कंप्लाइंट टैक्स पेयर्स थ्रू सर्टिफिकेट, तो प्रमाण पत्रों के माध्यम से करदाताओं के जो आपके क्या है योगदान, उनको स्वीकार करना है ना, उसके लिए स्वीकार करते हुए सर्टिफिकेट के थ्रू जो है उसको क्या करना, स्वीकार करना। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ये सारे के सारे सुधार सुझाव जो के रूप में दिए गए हैं सर्वे में। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, जो दिया गया है आपका 4321 बी में दिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो इकोनॉमिक सर्वे है 2019-20 का, उसमें इनविजिबल हैंड्स के बारे में बात की गई है। इसका क्या मतलब है इनविजिबल हैंड का? तो भैया, द इनविजिबल हैंड इज अ मेटाफोर फॉर द अनसीन फोर्सेस दैट मूव द फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो इनविजिबल हैंड से जहां भी आप टर्मिनोलॉजी देखें तो तुरंत जो है याद आती है किसकी, एडम स्मिथ की, बिल्कुल वही बात है। दूसरा ये कि अदृश्य हाथ का जो सिद्धांत है उसका आधार क्या है, बड़े पैमाने पर सरकारी हस्तक्षेप और अर्थव्यवस्था का विनियमन ना तो आवश्यक है ना लाभकारी। तो डिमांड एंड सप्लाई खुद रेट डिसाइड करती है कि कोई चीज कितनी होगी, है ना, उसका रेट कितना है। अगर बढ़ गया तो मार्केट अपने आप उसको जो है कैटर कर लेगा, ठीक है ना। तो डिमांड एंड सप्लाई का साइकिल, बिल्कुल ठीक है। दूसरा भी, तीसरा ये कि इनविजिबल हैंड डिस्क्राइब्स द अनइंटेंडेड सोशल बेनिफिट ऑफ एन इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्टेड एक्शंस, ठीक है ना। तो बिल्कुल ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 95 का डी हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में यहां पर स्टेटमेंट फ्रेम किए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है। तो यहां पर जो पहला यहां पर स्टेटमेंट दिया गया है कि न्यूली क्रिएटेड सेकंड कमर्शियल आर्म ऑफ द इसरो, है ना। पहले भी था एंट्रिक्स के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा, केस वगैरह भी चल रहा था, है ना, जो केयू बैंड के बारे में वहां पर डिस्प्यूट वगैरह चल रहा था। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ट्रू है। दूसरा, ये पहला जो कमर्शियल आर्म था वो इसरो का, वो एंट्रिक्स था। तो बोथ स्टेटमेंट्स जो है यहाँ के बिल्कुल सही है और इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहां पर जो है पेंसिल पोर्टल की बात की गई है और बताना है कि किससे रिलेटेड है ये आपका पेंसिल पोर्टल। तो भैया, जो पेंसिल पोर्टल है वो आपका रिलेटेड है चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन से, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाल श्रम उन्मूलन से रिलेटेड है आपका पेंसिल पोर्टल, है ना। इसको आप देखेंगे कि ये सेपरेट ऑनलाइन पोर्टल है ना, जो आपका चाइल्ड लेबर को क्या करेगा, उन्मूलन, उसको इरेडिकेट करने में अपना जो है वहां पर क्या देगा, योगदान देगा, है ना। नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम के अंतर्गत इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, है ना। चाइल्ड लेबर एक्ट वगैरह भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो बाल श्रम उन्मूलन से रिलेटेड है, बाल श्रम उन्मूलन से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री वयो जो आपका वंदना योजना है, वय वंदना योजना लिखा है, उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है यहां पर वो ट्रू है। पहला जो यहां पर स्टेटमेंट है वो क्या लिखा गया है आपका, कि ये जो है आपका विशेष रूप से एल्डरली पीपल्स के लिए है, 60 इयर्स या उससे ज्यादा की आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बीमा योजना लिख दिया इन्होंने, इंश्योरेंस स्कीम, इसलिए गलत है, ये पेंशन स्कीम है एल्डरली पीपल्स के लिए जो 60 इयर्स या उससे ऊपर के हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, सही बताना है हमको प्रधानमंत्री वय योजना के बारे में। तो दूसरा जो स्टेटमेंट दिया गया है कि स्कीम कैन बी परचेज्ड ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन थ्रू LIC ऑफ इंडिया विच हैज बीन गिवन द सोल प्रिविलेज टू ऑपरेट दिस स्कीम, बात है। LIC को ही विशेषाधिकार दिया गया है जिसके द्वारा ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही इसको परचेज किया जा सकता है।
तो दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। ओनली सेकंड इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गगनयान से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो पहला स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया है, इट विल कैरी 3 एस्ट्रोनॉट्स टू अ लो अर्थ ऑर्बिट 300 to 400 किलोमीटर्स ऑन बोर्ड जीएसएलवी, जो आपका मार्क 3 व्हीकल है, फॉर एटलीस्ट 7 days। तो ये आपका क्रू मॉड्यूल है जीएसएलवी, जो मार्क 3 है आपका, ठीक है ना। गगनयान के अंतर्गत वो रॉकेट है, क्रू मॉड्यूल है इसके अंतर्गत। तो ये पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा ये कि भारत जो है चौथा राष्ट्र बन जाएगा ऐसा करने वाला, मानव युक्त मिशन स्पेस में भेजने वाला। किसके बाद? पहला रशिया, दूसरा अमेरिका, तीसरा चाइना, फोर्थ इंडिया। बिल्कुल ठीक है। और इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट है कि फर्स्ट जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है वो लॉन्च किया जाएगा 2022 में। बिल्कुल ठीक बात है। स्पेस टूरिज्म से लेके सारी चीजों में जो है हेल्प करेगा ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाइएगा। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, जो आपका बी में दिया गया है 1 2 3 ऑल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और लास्ट क्वेश्चन है आज का इस टेस्ट का, जो डिक्सन योजना से रिलेटेड है, उसके बारे में ये जो अभी न्यूज में था वो किससे रिलेटेड है? तो जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड करने से संदर्भित जो आपका आइडिया था उससे रिलेटेड है ना। ये जो है आपका, तो पहले ही ऑप्शन में लिखा गया है जम्मू एंड कश्मीर को 2 या अधिक भागों में मतलब विभाजित करने का विचार है, डिवाइड करने का विचार है, ठीक है। तो पहला ही स्टेटमेंट ठीक है। ये जो आपके डिक्सन थे, यूएन के द्वारा इनको जो है अपॉइंट किया गया था मीडिएशन के लिए, मध्यस्थता के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये जो आपका जेएनके का मुद्दा था उससे रिलेटेड, ठीक है। भारत उसमें जो है हमेशा संप्रभुता की बात रख के उससे अलाई नहीं करता है ना, बोलता ही नहीं है कि भैया यूएन को इसमें जो है किसी भी तरीके का हस्तक्षेप या इंटरवेंशन करना चाहिए। तो ये जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड करने के संदर्भ में एक आइडिया था, ठीक है ना। डिक्सन जो थे आपके ऑस्ट्रेलियन ज्यूरिस्ट थे, जिनको यूएन ने इस चीज के मीडिएशन के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मीडिएशन के लिए अपॉइंट किया था एक तरीके से, इसलिए इसका नाम डिक्सन प्लान पड़ा है, ठीक है। तो ये जो है आपका 1950s का आइडिया है, ठीक है। तो ये सितंबर 1950s के लगभग का है। तो इसका आंसर आपका ओनली ए जो है, ए ही है, मतलब ओनली ए क्या, ए हो जाएगा। और इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से मेहनत करते रखिए और करते रहिए, और याद रखिए कि ईमानदारी से लगातार कंसिस्टेंट किया गया हार्ड वर्क आपको सफलता जरूर दिलाएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।